सेल की जो स्ट्रेटजी बताई थी, जैसे सेल चल रही हम्म, आवाज कट गई अब सबकी। हमारा था आ गई आ गई आ स्ट्रेटजी गई आ 100। गई। मैं कह रहा हूँ सर उसमें स्ट्रेटजी ये थी कि 100 का पी सेल कर दो। 100 का पी नहीं बताया था मैंने। चलो और बताओ क्या बताया था, आप बताओ पहले पूरा। मेरे को हाँ एक्चुअली मेरा कंफ्यूजन यही हो गया कि 100 का आपको क्या पी क्यों कंफ्यूजन है सेल बोलो। करना। आपने 100 का पी समझा और मैं और 95 का कॉल बाय। सेल का रेट क्या चल रहा था। इस टाइम चल रहा था 94। आपने बिल्कुल ही गलत समझ लिया। मैंने कहा था 95 की कॉल बाय कर लो हाँ जी। और 100 की कॉल सेल कर दो। हाँ, क्योंकि 95 की मैं कॉल वो मान लो, 95 की कॉल मान लो चल रही है 3 रुपए की, और 100 की कॉल मान लो चल रही है 1 रुपए की। तो आपने तीन हाँ रुपए जी। की कॉल बाय कर ली, 1 रुपए की कॉल सेल कर दी, तो आपकी जेब से ओवरऑल 2 रुपए चले गए। अब अगर मान लीजिए ये 95 से नीचे रहता है तो आपकी जेब से 2 रुपए का नुकसान है। मतलब मैक्सिमम लॉस इसके अंदर जो है, मैक्सिमम लॉस 2 रुपए का है। तो जो बंदे कहते हैं ना मैंने 95 की कॉल बाय कर ली लेकिन यार मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा 2 रुपए का स्टॉप लॉस मत लगा, 1 रुपए की कॉल सेल कर दे। तो तेरा आप जाएंगे ही 2 रुपए, बस मैक्सिमम 2 रुपए जा सकते हैं, क्योंकि एक तो तेरे पास आ गया। अब इसमें मैक्सिमम लॉस हो गया 2 रुपए और मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट इस हो सकता है भैया, जब इसने सेल खरीदा तब 94 का था और से 100 रुपए की कॉल, 95 की कॉल खरीद रखी है, 100 की बेच रखी है। अगर ये मान लीजिए यहाँ से 100 पे क्लोज होता है तो 100 होने पे 95 वाली कॉल हो जाएगी 5 रुपए की, यानी कि जो 2 रुपए का प्रॉफिट वो होगा और 1 रुपए जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 3 रुपए है बस। कैसे है, क्योंकि जो अगर 100 रुपए की हो गई तो कॉल वाली जो ये वाली कॉल है ये 5 रुपए की हो जाएगी, 5 - 3 2 रुपए ये वाले बच जाएंगे, और ये वाली जीरो हो जाएगी, इसमें भी 1 रुपए बच जाएगा। 3 रुपए का प्रॉफिट है, चाहे 100 पे देख लो चाहे 105 पे देख लो तब भी 3 का ही आएगा। 105 होने पे ये वाली कॉल जो इसने 3 रुपए की खरीदी थी ये हो जाएगी कितने की, 9 रुपए 10 रुपए की। 10 में से 3 गए, 7 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा, और जो ये वाली खरीदी थी ये जो 1 रुपए में बेची थी ये हो जाएगी 5 रुपए की। यहाँ पर से 4 रुपए का लॉस हो जाएगा, -4 आएगा 3 रुपए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 3 रुपए, 3 रुपए का प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो स्ट्राइक प्राइस हम सेल करते हैं उसके बाद हमें प्रॉफिट होना बंद हो जाता है। तो इसमें भी यही होगा, सेल करी हुई स्ट्राइक प्राइस है हमारे 100 रुपए, 100 रुपए के ऊपर प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। तो 100 रुपए पे जो प्रॉफिट 3 रुपए हुआ उसके बाद ये प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता। अगर टाइम बचा है तो बढ़ेगा, मतलब अगर एक्सपायरी नहीं हुई है तो एक्सपायरी तक रखना पड़ेगा, तो 3 रुपए मिलेंगे। एक्सपायरी से पहले निकलोगे तो 3 से भी कम मिलेगा। अब आपके क्वेश्चन में दो कंफ्यूजन थी आपको। एक तो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि नीचे की कॉल खरीदो और आउट ऑफ द मनी बेचो, इसे बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड मतलब, बुल मतलब हम पॉजिटिव साइड है, कॉल के थ्रू हमने स्प्रेड बना लिया। स्प्रेड बना लिया मतलब एक खरीदी है और एक बेचे से स्प्रेड बोलते हैं। और बुल का मतलब है क्योंकि हमने पॉजिटिव की तरफ बनाना है, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो इसे बुल बोल लेंगे। और इसी के केस में अगर हम पुट का बना लें नीचे की तरफ तो उसे फिर बोल लेंगे बियरिश पुट स्प्रेड। वो पुट स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और बेरिश कॉल स्प्रेड भी होता है। बेरिश कॉल स्प्रेड के केस में क्या होता है, बेरिश कॉल स्प्रेड के केस में हम बेचते पास वाली हैं और खरीदते दूर वाली हैं। उस केस में हम 95 वाली को ना खरीद के इसे 95 वाली को सेल करते हैं और 100 वाली को खरीदते हैं। तो उस केस में क्या होता है, 3 रुपए हमारे सेल करते हैं और 1 रुपया हमें देना पड़ता है, तो ओवरऑल 2 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाते हैं अभी। और अब अगर 95 से नीचे नीचे रहेगी हमारी आइटम या 100 से नीचे नीचे रहेगी तो 95 से नीचे रहने पे हम 3 रुपए 2 रुपए कमा लेंगे जो हमें मिले थे, लेकिन ऊपर जाने पे हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। उस केस में सिर्फ 3 रुपए का लॉस हो सकता है। ये उनके लिए है जो बेचकर काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए हो जाती है बेरिश कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी सारी की सारी मैं सिखाऊंगा आपको जब हमने थीटा की क्लास खत्म कर देंगे उसके बाद। कि इसमें जैसे डेल्टा की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। चलिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ डेल्टा की कैलकुलेशन कौन करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेलर, ऑप्शन सेलर मार्केट में क्या प्रीमियम रहेगा ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि हाँ वही हाँ, है। वो ऑप्शन हाँ प्रीमियम डिसाइड करता है। तो जब सेलर ने डिसाइड कर लिया प्रीमियम क्या है, तो सेलर हर टाइम अपनी सोच उसकी अलग हो जाती है। सेलर कभी सोचता है मैं 5 रुपये प्रीमियम डिसाइड करूंगा, कभी सोचता है ओके। मैं 15 डिसाइड करूंगा। अब वो 5 और 15 का डिसीजन वो बार बार नहीं बदलता। 5 और 15 का डिसीजन जो है वो महीने में 1-2 बार ही बदलता है, वो भी जब कोई अलग सी न्यूज आ जाए तो वो बदलता है। तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके बताता है उसके डिसीजन के हिसाब से कि हमारा जो प्रीमियम है उसमें डेल्टा कितना है। उसमें हमने सॉफ्टवेयर में कुछ रूल्स डाल दिए
एक्चुअल में कोई रूल नहीं था ऑप्शन का कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या होना चाहिए। जिसका जो मन करता था वो बेच देता था, जिसका जो मन करता था वो खरीद लेता था। फिर उसके बाद वो अंदाजे से उसमें चलता था, तो हम फिर उसमें पढ़े लिखे लोग आ गए। पढ़े लिखे लोगों के पास पैसा ज्यादा होता था। जब उनके पास पैसा ज्यादा होता था तो वो अपने पढ़े लिखे तरीके से फिर ऑप्शन के प्रीमियम धीरे 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 कम करते थे रेट। तो जब ऑप्शन प्रीमियम का रेट गिरता है उसका कारण क्या होता है? भाई 100 रुपए पे एक बंदा बेच रहा था, मार्केट वहीं की वहीं है। अब वो कह रहा है मैं 90 पे बेचूंगा, तो जितने भी 90 तक खरीदने वाले थे उन सबको ऑप्शन बेच देता है, बोलो खरीद लो, तुम भी खरीद लो। भाई पहले रेट 100 रुपए चल रहा था, 100 रुपए बेचने वाले भी खड़े थे, 99 रुपए में खरीदने वाले भी खड़े थे। अब उसका मन हुआ कि एक दिन पूरा हो गया, अब तो मैंने 90 तक बेचूंगा, तो अब भी 100 रुपए पे खड़े हुए सुबह सुबह खरीदने वाले। उसने उठा के 90 तक के सबको अपना ऑप्शन दे दिए, 1 लाख ऑप्शन दे दिए, लो भैया खरीद दो। भाई तुम जो खरीदने को तैयार हो 90 पर खरीद लो, मैं बेचने को तैयार हूँ 90 तक। तो बेचने वाले ने 90 तक की सप्लाई कर दी, इसलिए रेट आ गया 90 रुपए का। खरीदने वालों को सबको लॉस हो गया। ठीक है, अगर खरीदने वाले तैयार नहीं है 100 पे तो मत खरीदो, 80 पे जाके खड़े हो जाओ, मैं बेचता ही नहीं। लेकिन मार्केट हमेशा ऑप्शन सैलरी डिसाइड करता है कहाँ जाएगी। अब जब 90 आ गया तो सॉफ्टवेयर को कुछ तो बताना है, भाई 10 रुपए कहाँ गए। तो वो जितना हो सकता था हमने उसके अंदर कुछ रूल्स डाल दिए, भैया इस तरीके से थीटा बताएगा, इस तरीके से ओमेगा बताएगा, इस तरीके से वो आरएचओ बताएगा, और उसने कैलकुलेट करके बता दिया। तो अल्टीमेटली एक बात समझ लो कि ऑप्शन के प्रीमियम में थीटा वेगा ये वो फलाना ढिकड़ा सब है, लेकिन ये बताए हम नहीं है, इंसान नहीं बताए हैं सॉफ्टवेयर को। और कैलकुलेट सॉफ्टवेयर करके देता है, क्योंकि इंसान कैलकुलेट करेगा इतने में तो उसके रेट बदल जाएंगे, इतने में तो उस ऑप्शन के पूरे रेट बदल जाएंगे ना। तो अपने को इजी करने के लिए हमने उसको एल्गो में डाल दिया, सारा का सारा सिस्टम में डाल दिया सॉफ्टवेयर में। और अब अगर हमें डेल्टा की कैलकुलेशन करनी है, थीटा की कैलकुलेशन करनी है, तो उसका बेसिक पार्ट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जो इसका एक्सट्रीम पार्ट है ना, वो हमने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, वहां से देखोगे और समझ जाओगे। बेसिक समझा दिया तो आपको वो भी अपने आप समझ में आएगा। और अगर उसके बाद भी आप कहते हो कि एल्गो की कैलकुलेशन सिखाओ, मैं सिखा दूंगा। सिर्फ एल्गो वो सारी की सारी कैलकुलेशन सीखने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन फायदा कुछ होगा नहीं, यूज नहीं होगी। मैंने आपको बेसिक ठीक है। कैलकुलेशन सिखा दी, काम हो ही जाएगी। मेरे भी काम, बस वो बेसिक भी नहीं आती मेरे तो काम, मैं तो हमेशा सॉफ्टवेयर में से देख लेता हूँ। एक अंदाजा लगाने की तो काम आएगी, हमें डेल्टा समझ में आ गया कि भाई 100 रुपए पे 50 पैसे का डेल्टा है, तो 100 रुपए बढ़ने से 50 रुपए बढ़ेगा। तो अंदाजा लगाने के काम आ रहा है डेल्टा, हमें पता लग जाएगा भाई हमारा टारगेट क्या है। अगर हमारा निफ्टी का टारगेट 100 रुपए ऊपर है तो हमें पता लग गया हमारी कॉल 50 ही बढ़ेगी, हम निफ्टी में 50 रुपए का टारगेट ला के चले जाएंगे अपने ऑफिस जहां भी जाना है। इतना ही तो काम आता है हमारे डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हमें लग रहा है मार्केट साइडवेज है, मार्केट कहीं जाएगी ही नहीं आज, तो हम उसमें पता लग जाएगा थीटा कितना डिके होगा आज। तो हमें पता लग जाएगा भाई इतना थीटा डिके होगा, कौन से लेवल की स्ट्राइक बेचनी चाहिए, और कितना प्रॉफिट होगा कितने परसेंटेज का। तो बस ये पता लगाने की तो काम आएगा हमारे थीटा। हाँ जी। ठीक है, तो वो हमारे को समझ में आ गया, बेसिक बेसिक सिखाएंगे। बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत है जब सॉफ्टवेयर में निकल जाती है, हम क्यों करेंगे? और करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर वाली निकल कर आएंगे आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी। सॉफ्टवेयर उल्टा ज्यादा अच्छी निकाल कर देगा आपसे भी बढ़िया। और सॉफ्टवेयर फ्री है, जिसका जिस भी कंपनी में अकाउंट है वो अपने आप निकाल के देता है, ऑप्शन चेन में लिखी जाती है। ठीक है, आप तो बस उनका मीनिंग समझ लो कि उन्होंने तो कैलकुलेशन निकाल के दे दी, आपके समझ भी तो आनी चाहिए। तो मैं आपको उसकी कैलकुलेशन का मीनिंग सिखा रहा हूँ कि भैया जब वो थीटा लिख रहा है 40 पैसे, उसका मतलब क्या है। थीटा अगर 40 ठीक है। पैसे लिख रहा है उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, 1 रुपए में 40 पैसा घटेगा या बढ़ेगा। चलिए, ओवरव्यू। ऑप्शन ग्रीक आर सेट ऑफ रिस्क मेजर, कह रहा ऑप्शन ग्रीक क्या है, बस कुछ नहीं, रिस्क मेजर करने के तरीके हैं, यूज टू एसेस एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक तो रिस्क मैनेजमेंट करने के और अंडरस्टैंड करने के तरीके हैं। दे इंडिकेट हाउ वेरियस फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, कि प्राइस और वैल्यू ऑफ ऑप्शन की कम ज्यादा करने का कैसे कर होगी, इसको समझने के लिए आपको ग्रीक समझना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन ऑप्शन ग्रीक आर, सबसे ज्यादा चलने वाले ऑप्शन ग्रीक ये रे। क्या क्या है? डेल्टा सबसे पहले। डेल्टा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। आपको सब कल समझा चुका हूं, तेजी से पढ़ा रहा हूं। इट रेंजेस फ्रॉम -1 से लेके +1 तक होता है, जरा ध्यान समझिए। पुट के लिए ये 0 से -1 तक होता है, और कॉल के लिए 0 से लेके 1 तक होता है। तो इसलिए मैं ओवरऑल में बोल रहा हूँ, ये -1 से लेके +1 तक होता है, ना 1 से ज्यादा हो सकता, ना -1 से कम हो सकता। फॉर अ कॉल ऑप्शन इट इज रेंज फ्रॉम -1 से 0, और पुट ऑप्शन के लिए उल्टा। A delta of 1 का मींस द ऑप्शन प्राइस विल मूव इन लॉक स्टेप। लॉक स्टेप मतलब ऑप्शन का प्राइस भी उतना ही घटेगा बढ़ेगा जितना अंडरलाइंग एसेट का घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो डेल्टा है वो 1 है, बिल्कुल इक्वल है। वाइल अ डेल्टा ऑफ 0.5 का मतलब क्या है कि फिर हाफ घटेगा और बढ़ेगा। डेल्टा इफेक्ट क्या होता है? द डेल्टा इफेक्ट रेफर्स टू इंपैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऑन द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन।
डेल्टा इफेक्ट हम उसे ही बोलते हैं सर, 1 रुपया अंडरलाइन में घटने या बढ़ने से आपके ऑप्शन पे क्या फर्क पड़ा, उसी को हम डेल्टा इफेक्ट बोलते हैं, मतलब डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा की वैल्यू -1 से +1 तक रहेगी और -1 से 0 तक कॉल के लिए और पुट के लिए दोबारा लिख दी ऊपर वाली बात। वेरी गुड। हाँ, तो हम बता रहे थे डेल्टा इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ हाउ चेंज इन अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस अफेक्ट द ऑप्शन वैल्यू। कि डेल्टा इफेक्ट का मतलब यही है कि बस कितना फर्क पड़ रहा है आपके ऑप्शन के प्रीमियम पे अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के बढ़ने या घटने से, चेंज होने की वजह से। फॉर कॉल ऑप्शन अ पॉजिटिव डेल्टा मीन्स as the underlying asset price increases, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑप्शन प्राइस विल जनरली इंक्रीज एज वेल। कि जनरली तो यही होता है कि अगर आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इंक्रीज होगा, कॉल का भी प्राइस इंक्रीज होगा, ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन थीटा की वजह से हो सकता है ना हो, और कभी कभी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी तो हो सकता है ना हो, उसकी ये एक्सेप्शन है, ये मैं अलग से बताऊंगा, कल बताए भी थे। लेकिन अगर इन सब चीजों को कांस्टेंट मान लिया जाए कि वॉलेटिलिटी भी घट बढ़ नहीं रही है और थीटा को भी इग्नोर कर दिया जाए, तो फिर डेल्टा का मतलब यही होता है कि जितना अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज होगी उसका डेल्टा के हिसाब से वो तो इंक्रीज हो जाएगा कॉल के केस में। दिस इज बिकॉज अ कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट ऑफ होल्डर टू राइट टू बाय, क्योंकि कॉल आपको राइट टू बाय देती है, इसलिए इसमें बढ़ता है अंडरलाइंग एसेट का प्रीडेटर प्राइस स्ट्राइक प्राइस में, एंड एट द एसेट प्राइस राइजेस, अगर एसेट का प्राइस राइज होगा तो ऑप्शन बिकम्स मोर वैल्यूएबल, तो आपका कॉल ऑप्शन जो है मोर वैल्यूएबल बन जाएगा, उसका प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, डेल्टा के हिसाब से बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन का एक नेगेटिव डेल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर अंडरलाइन का प्राइस इंक्रीज होगा द ऑप्शन प्राइस जनरली डिक्रीज, तो फिर पुट के केस में वो डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज द पुट ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि पुट में आपके पास राइट होता है उसे बेचने का। एंड एज द एसेट प्राइस राइजेस, अगर आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो ये लेस वैल्यूएबल हो जाएगा पुट, इसलिए पुट की वैल्यू वहां पर गिरती है। तो डेल्टा इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे वो पोटेंशियल प्रॉफिट कर सकता है, लॉस कर सकता है, समझ सकता है इन चीजों को। ड्यू टू चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस, उससे सब पता लग जाता है कि मेरे ऑप्शन के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर अंडरलाइंग एसेट का रेट घटता या बढ़ेगा तो, और कितना मेरा बढ़ेगा, ये सब उससे समझ में आ जाता है। इट इज वर्थ नोटिंग, ये नोट कर लेना, दैट डेल्टा इज नॉट फिक्स, डेल्टा फिक्स नहीं है, एंड कैन चेंज एज द अंडरलाइंग एसेट प्राइस टाइम टू टाइम एक्सपायरेशन। कह रहा है कि वो बार बार बदलता रहेगा, कभी 0.5 हो जाएगा, कभी 0.6 हो जाएगा, कभी 0.7 हो जाएगा, तो कभी 0.4 हो जाएगा, कभी 0.3 हो जाएगा। दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ गामा कम्स इनटू प्ले। कह रहा जब ये डेल्टा चेंज होगा ना तभी क्या निकल कर आया, गामा, क्योंकि गामा उसी तो बोलते हैं हाउ मच अ डेल्टा चेंजेस, दैट इज कॉल्ड गामा, कल समझाया था। एज इट मेजर्स द रेट एज इट मेजर द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इटसेल्फ। कह रहा गामा क्या है, डेल्टा कितना चेंज हो उसी को हम गामा बोलते हैं, मतलब न्यू डेल्टा को हम गामा इनफैक्ट बोल देंगे डेल्टा के अंदर। सो द डेल्टा इफेक्ट इज नॉट स्टैटिक फिनोमिना बट इवॉल्व डायनामिकली एज मार्केट कंडीशन चेंज। चलिए, जिसने कल की क्लास ले ली थी उसे गामा पता है, जिसने नहीं ली थी उसे गामा एक बार फिर से बता देते हैं शॉर्ट में। गामा की बात करते हैं, गामा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन एन ऑप्शन डेल्टा। अगर मान लीजिए आपका डेल्टा 19,000 पे 0.5 था और 18,900 पे 0.6 है, अब जब ये मार्केट हमारे 19,000 पे थी, अब वो बढ़कर 19,100 हो गई, जैसे ही मार्केट 19,100 होगी ना तो ये जो डेल्टा 0.5 था ये 0.6 पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इन द मनी बन चुका है, पहले ये एट द मनी था, तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 था और इन द मनी का 0.6 था, जैसे ये इन द मनी का 0.6 था पहले, तो 100 पॉइंट बढ़ते ही ये डेल्टा भी एक स्टेप ऊपर चला जाता है। तो अगर 100 पॉइंट यहाँ पर बढ़ेगी तो ये 19,000 वाली कॉल का डेल्टा हो जाएगा 0.5 और 18,900 वाली का हो जाएगा 0.7, और इससे ऊपर जो 18,900 वाली का, सॉरी 19,100 वाली का जो पहले 0.4 था वो 0.5 हो जाएगा बढ़ के, मतलब एक एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे 100 पॉइंट बढ़ने से। तो ये जो ये एक स्टेप ऊपर चला गया इसको हम ये भी कह सकते हैं न्यू डेल्टा। हम न्यू डेल्टा की जगह से क्या बोलते हैं, गामा। तो इसमें जो 0.5 था पहले से ही तो डेल्टा है, और जो 0.1 बढ़ गया 0.5 से 0.6 करने के लिए जो 0.1 बढ़ गया, इस 0.1 को बोलते हैं गामा। ये मैंने कल समझा दिया था। किस किस को, मनीष जी समझ में आया? The gamma effect refers to the impact of change in the price of underlying asset
ऑन द रेट चेंज ऑन ए ऑप्शन डेल्टा, कह रहा है कि ऑप्शन का डेल्टा ही अगर चेंज हो जाए तो उसे गामा बोलते हैं। गामा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इटसेल्फ, गामा क्या है, डेल्टा जितना चेंज हुआ उसे ही बोलते हैं गामा। तो गामा इज हाईएस्ट फॉर एट द मनी ऑप्शन, जरा ध्यान समझिएगा, एट द मनी ऑप्शन में गामा हाईएस्ट होता है। गामा मतलब डेल्टा चेंज, डेल्टा चेंज एट द मनी में हाईएस्ट होता है। 0.5 से 0.6 होना बहुत इजी है और 0.5 से 0.4 होना भी बहुत इजी है एट द मनी में, लेकिन आउट ऑफ द मनी में चेंज होने में बहुत देर लगती है। सबसे ज्यादा हाई रेशो होता है डेल्टा चेंज होने का एट द मनी में, इसीलिए एट द मनी में काम करने में कॉल बायर को प्रॉफिट भी तेज होगा और लॉस भी तेज होगा। आउट ऑफ द मनी में करेगा तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे होगा और लॉस भी धीरे धीरे होगा, और थीटा इफेक्ट के चक्कर में वो तेज तेज लगेगा। अगर हम थीटा को इग्नोर कर दें तो हम अगर बात करें डेल्टा की, तो एट द मनी में हाई होता है और क्या कहते हैं आपका इन द मनी में भी हाई होता है, आउट ऑफ द मनी में लो रहता है। लेकिन अगर थीटा की, चलो ये लिख देता हूं मैं, अगर हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा की, डेल्टा का जो साइन होता है वो ये होता है, अगर किसी को पता हो। अगर हम डेल्टा की बात करें तो वो इन द मनी में हाई होता है, एट द मनी में, इन द मनी में डबल हाई होता है। इन द मनी में हाई होता है डबल, एट द मनी में हाई होता है, और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा लो रहता है, मतलब बहुत तेजी से रेट नहीं घटते। और डेल्टा मतलब बहुत तेजी से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो 0.2 0.3 के आसपास होता है आउट ऑफ द मनी में। लेकिन अगर हम थीटा की बात करें, और थीटा अगर किसी को पता हो उसका साइन ये होता है, ठीक है, अल्फा गामा बीटा और थीटा, थीटा वाला साइन होता है ये। तो थीटा के केस में क्या होता है, इन द मनी में वो बड़ा लो होता है, ठीक है, एट द मनी में वो सो होता है, एट द मनी में हम उसे अगर मान लें ऐसा। लेकिन आउट ऑफ द मनी में वो बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है, इसे डबल कर दो। तो थीटा आउट ऑफ द मनी का तेजी से गिरता है हमेशा, थीटा। तो हमें समझ में आ गया कि सर अगर एट द मनी की बात करें, एट द मनी की, तो वहां पर डेल्टा भी मतलब बराबर सही होता है, बीच मीडियम बोलते हैं तो हाई बोलते हैं, और थीटा भी। तो हमें एट द मनी में ही काम करने में फायदा है कि कम से कम तेजी से तो नहीं गिरता, और इन द मनी में काम करेंगे तो वहां पर डेल्टा तेज हो जाएगा, तो फिर डेल्टा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन द मनी में काम करके हमें डेल्टा की वजह से नुकसान होगा, और आउट ऑफ द मनी में काम करके हमें थीटा की वजह से नुकसान होगा। बायर के लिए मैं बोल रहा हूँ, यानी कि बायर को हमेशा एट द मनी में काम करके फायदा है, और सेलर को हमेशा या तो इन द मनी में काम करना चाहिए या आउट ऑफ द मनी में। अब ये उसकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि उसे डेल्टा से प्रॉफिट लेना है कि थीटा से। अगर उसे थीटा से प्रॉफिट लेना है तो वो आउट ऑफ द मनी से काम करेगा, अगर उसे डेल्टा से प्रॉफिट लेना है तो वो इन द मनी से काम करेगा। अब कौन सी स्ट्रेटेजी में डेल्टा से प्रॉफिट लेना होता है और कौन सी स्ट्रेटेजी में थीटा से प्रॉफिट लेना होता है, ये लिख लो अपने पास, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा बताना तो आप मेरे से पूछ लोगे। मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा आज की क्लास में बता दूं, वरना फिर जब उसकी क्लास पढ़ाऊंगा स्ट्रेटेजी वाली, तब आप मुझे पढ़ा देना कि सर कब कब हमें आईटीएम में काम करना होता है और कब कब ओटीएम में, मैं बता दूंगा कि उसके फायदे नुकसान कैसे समझते हैं। चलिए, हमें इतना समझ में आ गया, गामा इज द हाईएस्ट, एट द मनी में गामा हाईएस्ट हो जाता है, एंड डिक्रीजेस एज द ऑप्शन मूव फर्दर इनटू और आउट ऑफ द मनी। और कह रहा है जैसे ही वो इन द मनी बनता है या आउट ऑफ द मनी बनता है तो फिर गामा इफेक्ट कम होता चला जाता है। एट द मनी में सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही हम इन द मनी में पहुंचते हैं, आउट ऑफ द मनी में पहुंचते हैं, तो फिर वो गामा इतना इफेक्ट नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे चेंज होता है। लेकिन एट द मनी में एकदम से चेंज होता है, फट से 50 पॉइंट नीचे गिरा तो 0.4 पे चला जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर बढ़ा तो 0.6 पे चला जाएगा, फट से चेंज होगा। लेकिन एक बार 0.6 हो गया ना तो 0.7 होने में बहुत देर लगा देगा। चलिए, दिस मीन्स दैट एज अंडरलाइंग एसेट प्राइस चेंजेस, द डेल्टा फॉर एन ऑप्शन विद अ हायर गामा विद एक्सपीरियंस मोर सिग्निफिकेंट चेंजेस, कह रहा चेंज ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू एन ऑप्शन विद अ लोअर गामा। कह रहा जहां पर गामा तेज होगा वहां पर आपका डेल्टा तेजी से चेंज होगा और आपके प्राइस भी तेजी से चेंज होंगे। लेकिन जहां पर लोअर गामा हो जाएगा तो वहां पर फिर आपका डेल्टा भी चेंज नहीं होगा, तो आपके प्राइस भी धीरे धीरे ही चेंज होंगे। गामा इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग हाउ चेंज इन अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन डेल्टा। कह रहा गामा हम उसे ही कहते हैं कि प्राइस, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज होने से उसके डेल्टा में कितना चेंज, सेंसिटिविटी मतलब डेल्टा, उसके सेंसिटिविटी में कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा में कितना चेंज होगा, उसी को गामा बोलते हैं। व्हेन एन ऑप्शन हैज अ हाई गामा, अगर किसी ऑप्शन में हाई गामा है मतलब एट द मनी ऑप्शन में काम कर रहे हो, इट मींस दैट फॉर अ गिवन चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस डेल्टा ऑफ द ऑप्शन विल चेंज मोर रैपिडली, रैपिडली मतलब फास्ट।
कि अगर आपका गामा तेज है तो फिर आपका डेल्टा भी तेज चेंज होगा कंपेयर टू एन ऑप्शन विद लोअर गामा। तो लोअर गामा पे काम करोगे तो फिर धीरे धीरे होगा। एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलिए। कॉल ऑप्शन, मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन विद हाई गामा यानी एट द मनी की होल्ड कर रखी है। इफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस इंक्रीजेस द डेल्टा ऑफ योर कॉल विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। अब मान लीजिए आपकी हाई हाई गामा में थी, मतलब एट द मनी थी, और जैसे ही आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज होगा तो डेल्टा की वजह से तो प्राइस चेंज होगा ही होगा, लेकिन अब वो नेक्स्ट डेल्टा में आ जाएगी, 0.5 से बदल के 0.6 वाले में जाएगी। जब 0.6 वाले में जाएगी तो उसका रेट अब की बार 0.6 के हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो 50-60 पॉइंट तक तो 0.5 के हिसाब से चेंज होगा, उसके बाद 0.6 के हिसाब से चेंज होगा, अगर और बढ़ गई तो 0.7 के हिसाब से होगा, और बढ़ गई तो 0.8 के हिसाब से होगा। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, सर मैंने 18,500 की कॉल खरीदी थी, फिर मेरा उसमें 2,000 का प्रॉफिट आ गया, मैंने वो बुक कर ली, फिर मैं 18,600 में घुस गया, फिर मेरे 18,600 में भी 2,000 का प्रॉफिट आ गया, फिर मैंने वो भी बुक कर लिया, फिर मैं 18,700 में। इससे अच्छा अगर वो 18,500 की पकड़ के रखते हैं ना, यहाँ 2-2 हजार करके 6,000 प्रॉफिट हुआ। अगर वो 18,500 की एक बार पकड़ के बैठ जाते और सीधे 10,000 में बुक करते तो 6,000 जितने में प्रॉफिट हुआ ना, इतने में 8,000 हो जाता, क्योंकि उनको गामा इफेक्ट तो मिला ही नहीं। जैसे ही गामा इफेक्ट मिलने वाला होता था वो उसमें से एग्जिट कर देते थे, अगले में बैठ जाते थे। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि उनका थोड़ा सा लॉस तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन फिर उन्हें गामा इफेक्ट का फायदा नहीं मिला। पर 101 पे 0.5 ले लिया मैंने, यहाँ 0.6, 0.7, 0.8, 0.4, 0.3, 0.2 रेट चल रहा है अभी 101 रुपए करंट मार्केट प्राइस। चलो अश्वनी जी आप ही बताएंगे, अगर हमने 101 रुपए वाली, इसका रेट भी लिख देता हूं मैं, इसका चल रहा था 3 रुपए, इसका चल रहा था 3.5 रुपए, इसका 4, इसका 4.5, इसका चल रहा था 2.5, इसका 2, इसका 1.5। मैंने 101 वाली कॉल खरीदी एट द रेट ऑफ 3 रुपए। ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ अभी थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी डेल्टा की बात कर रहा हूं। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब, अरे तिवारी जी हैं क्लास में? तिवारी जी हैं क्लास में? हैं? तिवारी जी आवाज सुना दीजिए अपनी। जी सर गुड इवनिंग है। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे आपकी आवाज सुन के जरा हाँ बदल सर, जाता आई है। फ्लू हो गया है इसलिए केवल सुन रहे देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कैमरे के थ्रू हमें दिखोगे तो हमें नहीं होएगा। जी जी, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल पा रही है अच्छा ना। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा जल्दी जल्दी। खैर, अच्छा अश्विनी जी बताइए, अगर हमने 3 रुपए में कॉल खरीदी 101 वाली, और उसका रेट बढ़कर हो गया 101 से 102 रुपए, अश्विनी जी आप बताएंगे, 101 पे वो 3 रुपए की थी, 102 रेट होती, उसका रेट क्या हो जाएगा? अब हम थीटा को जीरो, हम थीटा का कोई इफेक्ट नहीं मान के चलते, बट डेल्टा बताओ। थीटा तो तब होगा ना जब अगला दिन होगा। मैं कह रहा हूं अभी 5 मिनट के अंदर ही रेट बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, तो थीटा तो डिके होगा ही नहीं 1 मिनट में। थीटा तो पूरे दिन बाद डिके होगा। तो थीटा तो कुछ डिके होना नहीं है, बट डेल्टा डेल्टा इफेक्ट बता दो। बताइए जी, 3 रुपए का खरीदा था ऑप्शन, और खरीदते सारी आपकी किस्मत चल गई, और रेट बढ़ गया 101 से बढ़ के 102 हो गया, तो बताइए आपके ऑप्शन का रेट क्या हो जाएगा? अश्विनी जी बताइए। सर मेरे ना ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, बार क्वेश्चन बार दोबारा बता रहा हूँ, मतलब आप सुन रहा है? नहीं, मैं मतलब समझ ही नहीं पाया आपने क्या बताया, ये पूरा मैं दोबारा ये बता जो रहा हूँ। हाँ दोबारा बता रहा हूँ। हमारी एक कॉल है, हमारी एक आइटम है, हमारी एक आइटम है जो 101 रुपए चल रही है अभी, करंट मार्केट प्राइस क्या है? 101। उसका 101 एट द मनी है, एट द मनी। इसका डेल्टा 0.5 है, और कॉल का रेट है 3 रुपए। हमने वो 3 रुपए पे खरीद ली, और बाकी सारी कॉल के डेल्टा भी लिखे हुए, उनका प्राइस भी लिखा हुआ, अगर हम कोई और कॉल खरीदते तो। अब जरा ध्यान से समझिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी वो जो कॉल थी जिसका डेल्टा 0.5 था, हमने 3 रुपए में खरीदी थी, वो आपके खरीदने के 1 मिनट के अंदर 1 रुपया बढ़ गई, मतलब कॉल नहीं, आपके अंडरलाइंग एसेट 101 रुपए में खरीदी थी अंडरलाइंग एसेट, वो शेयर 102 रुपए का हो गया। तो 1 रुपया बढ़ने से आपकी कॉल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? आपकी कॉल जो 3 रुपए की थी वो कितने की हो जाएगी 102 होने पे? थीटा इसमें कुछ नहीं डिके होएगा, क्योंकि एक ही मिनट में बढ़ गया अभी पूरा दिन। साढ़े सर तीन रुपए अश्विनी जी को बताने दीजिए, अश्विनी जी अच्छा। बताइए, समझ में आ गया? हाँ 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 जी, 0.5। 3 + 0.5 × 1। भाई 3 रुपए पहले से था रेट उसका, डेल्टा है हमारा 0.5 इंटू हाँ हाँ चेंज इन अंडरलाइंग 0.5 एसेट, अंडरलाइंग एसेट को क्या, इंटू अंडरलाइंग एसेट ने, 102 - 101 हो गया। हाँ 1 रुपया चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से एक हमारी रुपये कॉल का 50 पैसे बढ़ेगी, तो 3 रुपए से बढ़ के 3.5 रुपए हो जाएगी। इतना समझ में आया? हम्म। चलिए, अब ये वाली टेबल मैंने तब बना के दी थी जब उसका रेट 101 रुपए था, ठीक। अब तो उसका रेट 102 है,
तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब आपकी वो नहीं घटनी चाहिए नेटवर्क। अब अगर ये x, अगर मैंने उस टाइम पर 101 बनाकर दी, हाँ तो अब ये ऐसे हो जाएगा कुछ, सॉरी ऐसे। हाँ, किसको ये बात समझ में आ गई कि ऐसे हो जाएगा? देखिए, पहले 101 वाली का जो था ना, ये वाली का 0.5 था। पहले 101 एट द मनी थी, अब वो एट द मनी अब ये हो गई 102 हो गई, अब तो रेट 102 हो गया ना। तो 101 वाली का पहले सही है। 0.5 था, हम्म। अब उसका डेल्टा हो जाएगा 0.6। 101 वाली का 102 वाली का हो जाएगा 0.5, क्योंकि अब रेट 102 है, अब एट द मनी ऑप्शन 102 रुपए का है। तो 1 रुपया बढ़ने से आपका डेल्टा शिफ्ट हो जाएगा कितना, एक स्टेप शिफ्ट हो जाएगा। जो पहले 101 वाले का था वो अब 102 वाले का हो जाएगा, और जो 102 वाले का था वो 103 वाले का, मतलब एक स्टेप शिफ्ट हो जाएगा 1 रुपया अब बढ़ने से। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे गामा की वैल्यू 0.1 है। हाँ, ये समझ में आ गया कि कैसे शिफ्ट होता है। जितने रुपए का स्ट्राइक में हम्म। डिफरेंस है, उतने रुपए बढ़ते ही आपका ये एक स्टेप शिफ्ट हो जाता है, एक स्टेप शिफ्ट हो जाता है। बस ये बात मेन चीज थी इसमें। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हम्म, ये और भी अच्छा समझ में आ जाएगा लोगों को। अगर ये चीज जो एग्जांपल आप यहाँ दे रहे हैं ना, ये एक कोई एंजल का जिसमें ये दिखाई दे रहे हो, डेल्टा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, ये सब वैल्यू दिखाई दे रहे हो, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ले आओ और वहां पे ये मार्क करके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे डेल्टा इतना था, यहाँ पे ये इतना था, और ये यहाँ पे ये पहली चेंज आएगा। पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर काम करते हैं लाइव मार्केट में। अगर इस टाइम मैं एंजल खोलूंगा 0 0 दिखाई देगा, ना वहाँ डेल्टा दिखाई देगा ना ओहो। थीटा दिखाई देगा। अच्छा एक अच्छा प्रॉब्लम अच्छा ये है। अच्छा। दूसरा, अगर मैं उसमें लाइव मार्केट उसमें में, भी नहीं आएगा? नहीं कहीं नहीं आएगा, उसमें अगर मैं कहीं भी नहीं आएगा, एनएससी की? कहीं भी नहीं आएगा। अच्छा। और अगर मैं लाइव मार्केट खोलूंगा तो बिल्कुल सेम आएगा। मैं जो कैलकुलेटिव दे रहा हूँ मैं आपको डेटा जो है ना, मैं तुक्का नहीं, मतलब मैं आपको तुक्का नहीं मार रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज आएगा। किसी भी शेयर को नहीं खोलोगे नहीं, ना। मेरा 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 कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जैसे हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन अपने हाथ से लिख पा रहे हैं ना, वो सिर्फ कहाँ से लिख रहा है, 0.2 से लेके 0.8 तक या 0.9 तक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 0.1 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यहाँ तक आ गई हमारे पास उसके बाद कैलकुलेशन। 0.9 के ये बाद हम 0.95, 96, 97, 98, 99, 99, 99 ही चलती यस, रहेगी। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम वो टेबल को देखेंगे ना, तो हमें क्या दिखाई देगा वहां पे, 0.11, 0.12 हो सकता है ये दिखाई दे, मुझे नहीं पता, मैंने देखा हाँ, भी नहीं कभी, है वन ना? से ज्यादा नहीं तो होता, वन से ऐसे, कम नहीं होता, बता देता हूँ। 0.9 और हाँ पॉइंट हाँ। टू के बाद वॉल्यूम खत्म हो जाता है। वॉल्यूम खत्म होने की वजह से वो जो वहां पर कैलकुलेशन आएगी वो गलत होगी, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। अच्छा उस, जब इसके ऊपर का मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वो गलत वॉल्यूम दिखा, वो गलत कैलकुलेशन दिखाएगा। हो सकता है वो 1.3 अच्छा लिख दे वहां पे, लेकिन 1.3 होगा तो, नहीं, क्योंकि वॉल्यूम हाँ ही नहीं तो है, इसका खरीदने बेचने मतलब, वाले ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो काम करना है, ये अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, तो हमें काम ही करना है 0.4 से लेके 0.8 के बीच में, या फिर 0.2 के बीच से लेके 0.9 के बीच में, नहीं, ऐसा? काम काम तो हम जो है 3% तक ऊपर और 3% नीचे तक करते हैं, हाँ, तीन इसका चार मतलब परसेंट 0.3 से लेके 0.8 तक मान लें। हाँ, 0.3 से लेके 0.8 तक रेगुलरली काम करते हैं। और कुछ स्ट्रेटेजी होती है हाँ। जिसमें डीप में जाना होता है हमें, तो उस केस में हम 5% तक काम करते हैं। मतलब 0.9 से लेके 0.2, जहां तक हमें वॉल्यूम मिल जाए वहां तक काम करते हैं। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में हम दूर कि पहले हमारा 101 रुपए रेट होने पे, 101 रुपए रेट होने पे हमारा जो डेल्टा था वो 0.5 था। लेकिन जैसे ही हम 101 से 102 पे शिफ्ट हुए, तो हमारा डेल्टा भी शिफ्ट हो जाएगा। और जो डेल्टा 101 होने पे 100 को मिलता है, जरा ध्यान समझो, 101 हमारी एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, 100 वाली को हम बोलते हैं इन द मनी 1, और इसको बोलते हैं इन द मनी 2, और इसको बोल देते हैं इन द मनी 3। तो जब हमारी एटीएम को डेल्टा हमेशा पहले 0.5 मिल रहा था, तो अब जब 102 रुपए रेट हो जाएगा तो भी तो 102 को 0.5 ही मिलेगा। और जो पहले हमने खरीद रखी थी 101 को, पहले एटीएम थी, वो बन गई है इन द मनी 1, तो उसका डेल्टा बढ़ के 0.6 हो जाएगा। और ऐसे ही सबका बढ़ बढ़ के ऊपर चला जाएगा। अब जरा ध्यान समझिए, अगर वही 101 वाली जो हमने कॉल खरीद रखी थी, अब उसका रेट हो गया 103, तो जब हमने 101 पे खरीदा था उसका डेल्टा था 0.5, यहां पर उसका डेल्टा था 0.5, 102 पे होते उसका रेट 50 पैसे बढ़ा, और अब उसका डेल्टा हो गया 0.6। तो अश्वनी जी बताइए, 103 होने पे उसका रेट क्या हो जाएगा? अश्वनी जी। 0.7।
बताइए अश्विनी जी, 103 होने पे क्या होएगा? 0.7 0.7 क्या? डेल्टा रहेगा ना सर। रेट बताइए, रेट क्या हो जाएगा? 0.7 तो हो जाएगा, रेट बताइए यहाँ पे क्या आएगा? एक 103 होने पर, 103 हाँ, होने पर होगा 3 प्लस सर इस केस में मैं रेफरेंस किसको मानूंगा? 101 से 103 को या 102 से 103 को? आप 102 से 103 को लो। हाँ, अगर 102 से 103 को मान रहा हूँ तो उस केस में होगा 0.6 इंटू 1। और यहाँ पर 3 आएगा कि 3.1 आएगा? क्या यहाँ पर? हम्म, कहाँ पर? ये शुरू में जो रेट आएगा वो 3 आएगा कि 3.5 आएगा? यहाँ पर आएगा 3.5। वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा 4.1 हो जाएगा इसका रेट। अब अगर 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 हम थीटा को कांस्टेंट मानते हैं तो। थीटा कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, 5 मिनट में रेट बढ़ गया, पूरा दिन नहीं खत्म हुआ, हाँ पूरा दिन अच्छा। खत्म होगा तो थीटा आएगा। अगर 5 ही मिनट में रेट बढ़ जाए तो थीटा की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, हाँ थीटा तो है ठीक ही है। नहीं इसमें। चलो, अब अगर मान लीजिए हमने देखा कि हम्म। 101 से 102 हुआ तो अलग तरीके से कैलकुलेशन हुई, फिर 102 से 103 होने में 0.6 हो गया। ठीक है, चलो अश्विनी जी एक बार और बता दो, अगर इसका रेट 104 हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ये 104 हो जाएगा तो फिर ये 4.1 प्लस 0.7 इंटू 1। 70 पैसे और बढ़ जाएंगे। 4 रुपये 80 पैसे हो जाएगा। हाँ जी। अब जरा ध्यान से समझिए कि अगर 101 से 104 पे गया और मैंने आपसे कहा जरा कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी। 4 बार कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करोगे फिर बेचोगे अपना ऑप्शन, इतने में तो रेट और बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा हार्ड तरीका लगा, और अभी तो 4 ही बार करनी पड़ी। मान लो 100 रुपए से रेट बढ़ के 150 हो गया तो आप कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे। आएगा ही नहीं 150 रुपए का रेट निकल के आपके पास, आएगा नहीं ना। नहीं, काफी टाइम। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन था कि मैंने डेल्टा चेंज को एक अलग टर्म नाम दे दिया, इसका नाम रखा हमने गामा। मैंने नहीं रखा, जिसने ये कंसेप्ट बनाया उसने रखा। तो समझ में आ गया गामा अलग से सिखाने की क्या जरूरत थी? सबको अभी तक ये लग रहा होगा गामा, यार गामा तो अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं, गामा तो बेकार कंसेप्ट है, सबको ये लग रहा था ना। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा बस, छोटा सा जरा सा बोलिए कंफ्यूजन है। बोलिए बोलिए। गामा, क्या गामा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी या वो भी कुछ चेंज होगा उसमें भी? जब डेल्टा चेंज हो रहा है तो गामा तो चेंज होगा ही। नहीं 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 नहीं, गामा, मैं हाँ यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर गामा हमारा हमेशा एक कांस्टेंट है कि भाई इस रेट से ही बढ़ेगा, कोई भी डेल्टा इस रेट से इंक्रीज होगा जब भी डेल्टा स्ट्राइक प्राइस कांस्टेंट, बढ़ेगा। समझो मेरी बात, डेल्टा कांस्टेंट रहता है। डेल्टा तो हमने जो कॉल खरीद ली 0.5 की, वो 0.5 ही है। उसके अंदर जब डेल्टा चेंज हुआ तो हमने उसका नाम दे दिया गामा। एक्चुअल में डेल्टा चेंज हो रहा है, लेकिन जितना चेंज हुआ हमने उसे नाम दे दिया गामा कैलकुलेशन के लिए। एक्चुअल में गामा कोई टर्म है ही नहीं, डेल्टा चेंज का नाम रख दिया हमने गामा, कैलकुलेशन इजी हाँ करने के लिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जिस रेट से ये चेंज हो गया फिर इसका मतलब वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना किस रेट से हाँ, चेंज होगा। जैसे अभी आपने पूछा कि 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो गई, अब वो 150 रुपए पे कितना प्राइस होगा उसको कैलकुलेशन करने के लिए या तो हमें आज पता हो कि कितने रेट से चेंज होगा, गामा पता हो, और तब उसको हम ऐड करें डेल्टा के अंदर, तब हम कैलकुलेशन निकाल आ पाएंगे जा, इसी डेढ़ चीज सौ पे रुपए आया, की। इसी चीज पे आ रहा हूं मैं। 101 अच्छा। से उसे कह देते हैं चलो। यहाँ पर 103 था हमारा, यहाँ 104 था, यहाँ 105 था। 106 भी लिख देता हूँ, चलो 0.1। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये 101 से 106 हो गया। जब 101 से 106 हुआ, कितने स्टेप हुआ है ये देखो? 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टेप आगे आने की वजह से इसका डेल्टा भी 5 स्टेप बढ़ेगा। यानी कि 0.5 यहां पर था, उस टाइम 0.5 था, तो 5 स्टेप आगे गया तो 5 स्टेप ऊपर, 1, 2, 3, 4 और एक उससे ऊपर, यानी कि इसका डेल्टा लगभग लगभग 0.9 हो 1 हो जाना चाहिए। जाएगा। पॉइंट हाँ नाइन पॉइंट नाइन नाइन या पॉइंट वन। नाइन नाइन हो जाना चाहिए, वन हाँ से थोड़ा कम, हाँ। तो मैं बिल्कुल पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन नाइन मान नाइन मान लेते हैं। 0.99 मान लेता हूँ, है ना। तो जब ये 101 हम्म से 106 पर आया तो इसका डेल्टा पॉइंट नाइन हम्म नाइन हो गया। लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे भैया, 101 से 106 हो गया, 3 रुपए इसकी वैल्यू पहले से थी, डेल्टा की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ी 5 इंटू 0.5। डेल्टा 0.5 था, और गामा की वजह से हम्म इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब जो बढ़ेगी वो गामा की वजह से बढ़ेगी। अब गामा कैसे कैलकुलेट होता है वो सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ होगा, और वो फट से कैलकुलेट करके बता देगा 101 से 106 का गामा कितना है।
और आप उस गामा के हिसाब से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फट से निकाल दोगे। आपको ये इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि पहले 101 पे निकाल लो, फिर 102 पे, फिर 103 पे, फिर 104 पे। ऐसा कुछ करने की हाँ जरूरत। नहीं, तो इसका मतलब ये है ना कि उस चार्ट के अंदर 150 स्ट्राइक प्राइस के सामने सीधा सीधा ये लिखा हुआ होगा कि उस जगह पे उस टाइम पे उसका डेल्टा कितना होगा या गामा उसके सामने कितना है, वो लिखा हुआ होगा, है ना। हाँ, तो तब हम वहां से उस गामा को उठाएंगे और डेल्टा की वैल्यू 5 × 0.5 करी हमने और मल्टीप्लाई करके सीधा 3 रुपए के उसमें ऐड कर दिया, जब हमने तो हमारा 101 पे स्ट्राइक प्राइस। लिया, जब हमने 101 पे लिया था उसी दिन गामा की वैल्यू लिखी हुई मिल जाएगी। और हाँ, मैं गामा, वही पूछना हाँ। चाह रहा हूँ। अब मान लो गामा की वैल्यू लिखी हुई मिली हमें, मान लो कि वहां पर गामा की वैल्यू में लिखी मिली 4 पैसे, 0.04। हाँ मतलब हर हाँ 1 रुपए पे 4 पैसे गामा हाँ, है ना। ये बात होगी हर ना, एक समझ में रुपए आ पे गया, हाँ। हर 1 रुपए पे 4 पैसे गामा है, तो यहाँ कितने रुपए हैं? 5 रुपए। तो हम्म। 5 × 0.04 या जो भी लिखा होगा वहां, 20 पैसे गामा हो। हाँ, 20 पैसे का में है। हाँ, तो अब 3 रुपए तो था ही, प्लस 5 × 0.5, हम्म 2.5 रुपए ये बढ़ गए, प्लस हम्म, पांच बीस इंटू बीस पॉइंट पैसे हो जीरो गया। 0.04 पर रुपी है ये। अब 5 रुपए बढ़ा, और 0.04 हमारा डेल्टा में चेंज हो जाएगा। तो 0.04 या जो भी वहां वैल्यू लिखी होगी उसके हिसाब से 20 पैसे, 30 पैसे ये भी बढ़ गए, तो हमारी वैल्यू हाँ, निकल बीस कर पैसे आएगी हो गया। 5 रुपए 70 पैसे निकल कर आएगी। हम्म ठीक है। हालांकि पॉइंट जीरो हम्म फोर से ज्यादा ही होगा वहां, 1 रुपए पे ही होगा 10 पैसे। पहली बात तो 1 रुपए पे 10 पैसे होगा वहां, समझ गए? अच्छा, 1 रुपए पे तो दस दस पैसे पैसे के होगा। हिसाब से 50 पैसे ये भी बढ़ जाएगा। हाँ, 50 पैसे ये बढ़ जाएगा तो 30 पैसे और ऐड कर दो इसमें, ये लगभग 6 रुपए की कॉल हो जाएगी, 106 रुपए की। गामा की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है, मैं सोच रहा हूँ आपको सिखाऊं या ना सिखाऊं। गामा की कैलकुलेशन होती है, अगर 5 रुपए बढ़ा है ना, तो x⁴n। x⁴ का n मतलब ये है कि 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहां पर लिखेंगे 0.10 की पावर 5। अच्छा हाँ, तो ये बढ़ बढ़ के 20, मतलब ये 50 पैसे नहीं बढ़ेगा, कुछ ज्यादा बढ़ेगा। देखो 10 पैसे अच्छा, को पावर 5 का मतलब हो गया 10 पैसे बढ़ा इंटू 1.110, मतलब इसकी इसकी कैलकुलेशन गामा की। 10 × 10 × 10 × 10 हो गया वो ना तो और सीधा। कम, वो तो और कम हो जाएगा। 0.10 इंटू 1 प्लस गामा, ये होता है फॉर्मूला। और इसकी इसको हम 5 बार करेंगे, 4 बार। 5 है तो एक तो ये हो गया, और 4 बार ये करेंगे, यानी 0.10 को 1.10 से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर निकल कर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो 50 पैसे की जगह लगभग 1 रुपया बढ़ेगा यहाँ पर, हम्म मतलब 6 रुपये 20 पैसे आएगा इसका आंसर। और जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो भी उतना ही आएगा, 6 रुपये 20 पैसे। तो गामा की कैलकुलेशन सिखाना आपके लिए बेकार है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बेसिक कैलकुलेशन इस तरीके होती है, आपके कभी काम नहीं आएगी, आप कभी गामा की कैलकुलेशन करोगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ अंदाजा नहीं, वो लगाना है। अंदाजा लगा, डेल्टा हाँ। से। हाँ, चलो, तो मैंने डेल्टा से आपको क्लियर हो सिखा जाएगा दिया, वो। अब आ रहे हैं हम बुक पे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये तो समझ में आ गया ना कि अगर 101 से हम्म 102 रुपए होगा तो डेल्टा कितना चेंज होगा? 0.5 से 0.6, मतलब एक स्टेप ऊपर चला जाता है। 1 रुपया बढ़ते ही कॉल एक स्टेप ऊपर चली जाती है, और एक स्ट्राइक बढ़ते ही पुट एक स्टेप नीचे चली जाती है। अक्षय, समझ में आ गया कि डेल्टा 0.5 से 0.6 ही होगा? हाँ जी सर, समझ आ गया। चलिए, अब एक छोटे से क्वेश्चन में मतलब पूछता हूँ। ये सीधा सा हम मान लें कि जिस प्राइस पे इस टाइम पे जो डेल्टा है, जैसे ही उसका पुराना वाला वो मतलब इन द मनी जाएगा, तो उसके पुराने वाले उसका स्ट्राइक प्राइस का जो भी डेल्टा रहा होगा वो शिफ्ट होके अगले वाले के पास आ जाएगा, ऐसा है हम्म ना। अच्छा। हम्म तो एक क्वेश्चन पूछ लूं? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो सबसे पहले जवाब दे सके वो भी दो, और पहला जवाब देने के बाद दूसरा बंदा तीसरा बंदा भी जवाब दो, लेकिन जवाब जरूर दो। चलो, मैं डेल्टा लिख रहा हूँ: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.4, 0.3, 0.2। सॉरी, हाँ सही है। हमने जब शेयर खरीदा तो करंट मार्केट प्राइस थी, मैंने के वो भी लिख रहा हूँ कॉल के रेट, 101 वाली 1 रुपए की थी, ये 1.5 रुपए की थी, ये 2 रुपए की थी, ये 2.5 रुपए की थी, ये 50 पैसे की थी, ये 40 पैसे की थी, ये 30 पैसे की थी। चलिए, करंट मार्केट प्राइस जब हमने खरीदा उस टाइम पर चल रही थी 98, सॉरी 100 रुपए चल रही थी करंट मार्केट प्राइस। हमने बाय कर ली आईटीएम, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने, और मैंने करी है 97 वाली एट द रेट ऑफ 2.5। उसका डेल्टा उस टाइम पर 0.8 था। इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रेट चल रहा था 100 रुपए, मैंने हाँ खरीद सही, आईटीएम खरीद ली। मैंने जानबूझ के आईटीएम खरीदी, बहुत तरह से तुम्हें एटीएम एटीएम समझाया, देखते हैं कितना समझ में आया, हम्म। पता चलेगा। तो मैंने 97 वाली खरीदी, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है। भाई हर बार 100 वाली थोड़ी खरीदूंगा, मेरी मर्जी, मैं 97 वाली भी तो खरीद सकता हूँ, पागल हूं मैं इन द मनी खरीद रहा हूँ। इन द मनी खरीदने को गुप्ता सर ने मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात मानी नहीं। मैंने कहा सर को बोलने तो मैं तो 97 वाली खरीद दूंगा। ठीक है, वाली खरीदी। तो अगर ये 100 रुपए से रेट टूट के 97 चला जाए, 97 चला जाए, तो मैं पहले, अश्वनी जी आप मत देना आंसर, बाकी को देने देना। 100 से टूट के रेट 97 चला जाए, तो बस मुझे ये बता दो इसका डेल्टा कितना हो जाएगा। मैंने वैल्यू नहीं पूछी अभी, इसका डेल्टा कितना हो जाएगा। अभी तो इसका डेल्टा है 0.8 97 वाली का। अब 100 रुपए से रेट टूट गया, इस बार बड़ा नहीं है, रेट 3 रुपए गिर गया। तो अब बताओ डेल्टा 0.8 की जगह पर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर। 0.5। 0.6। 0.5 किसका आंसर है, नाम भी बोलते रहो। हाँ, अश्वनी, क्योंकि वो अश्विनी जी तीन 0.5। बार वो उसकी। हाँ। हाँ 0.6 नीरज जी। जी। और बोलिए आंसर बाकी भी। तिवारी जी बोलिए आंसर। यस सर। आंसर बताइए। 0.5 सर। 0.5। मनीष जी, अक्षय आंसर बोलिए। 3 रुपए का डिफरेंस था, 100 रुपीज से टूट के 97 आया, मतलब कि 3 स्टेप नीचे गिरा। ध्यान से समझिए, जब 100, जब हमने खरीदा था उस टाइम पर एट द मनी का रेट क्या था, 0.5। अब जब 97 आ जाएगा तो एट द मनी बन जाएगी ये। तो एट द मनी का उस टाइम जब 0.5 था, तो अब भी 0.5 ही रहेगा। ठीक, तो जिन लोगों का 0.5 आंसर था वो बिल्कुल ठीक था। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए इसके बाद। जो आंसर देगा उसी को सीखने को मिलेगा, बाकी सीख नहीं पाएंगे। चलिए बताइए, अगर रेट हो जाए 99, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा बता दो। हमने 97 वाली खरीदी थी, ये रही 0.8 था उस टाइम उसका डेल्टा, और रेट था 100 रुपए उस टाइम, करंट मार्केट प्राइस क्या थी, 100 रुपए। अब वो 100 से टूट के 99 आ गई, तो आपके डेल्टा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो 0.8 का था। अब हो जाएगी यहाँ 0.6। किसका आंसर है 0.6। नीरज। दोनों बार गलत बताया आपने, ध्यान से करो ना काम दोस्तों। 0.7 होगा सर। वेरी गुड तिवारी जी, आप तो सारे अरे आंसर सही देने यार लगे आप। एक ही तो कम होगा। हाँ, एक पॉइंट नीचे जाएगा, बस यहां से टूट के हाँ यहां एक। जाएगा। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब आप मुझे एक बात और बताओ, अगर रेट टूट के रेट बढ़ गया, 101 हो गया, तो क्या होगा डेल्टा। फिर बढ़ जाएगा। कितना। 0.6 हो जाएगा। जब हमने खरीदा था तब 100 था, अब 101 हो गया, 1 रुपया बढ़ाया बस। हमारा डेल्टा 0.8 पे 0.6 था, हो गया ना। 97 की कॉल खरीदी थी हमने। अब डेल्टा कितना हो अच्छा, जाएगा। 97 की कॉल कर ठीक है। 0.8 से 0.9 मान 1.2। लो। हाँ जी। सर 97 की कॉल खरीदी है 0.8 पर। 0.9 हो जाएगा। कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने एक पॉइंट अब की बार वो बढ़ गया है। जब बढ़ता है तो उसका डेल्टा भी बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉल इन द मनी होगी डेल्टा बढ़ जाता है। तो 0.8 से ज्यादा वाला जो यहाँ 96 का डेल्टा होगा ना, जो भी होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा, यानी कि 0.9 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, डेल्टा शिफ्ट सबको समझ में आ गया है, जो नहीं बोल रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं। यस सर, आ गया। जिसको समझ में नहीं आया वो बोलो कि सर डेल्टा एक बार फिर से समझाइए, मैं फिर से समझाऊंगा। सबको समझ में आ गया। चलिए फिर बुक पे चलते हैं, आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल लेट से यू होल्ड अ कॉल ऑप्शन विद हाई गामा, इफ द अंडरलाइंग एसेट प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होगा, डेल्टा फॉर योर कॉल ऑप्शन विल इंक्रीज अ फास्टर रेट, बड़े फास्टर रेट से इंक्रीज होगा, पोटेंशियली प्रोवाइडिंग ग्रेटर प्रॉफिट, उसकी वजह से प्रॉफिट बायर को ज्यादा हो जाता है। कन्वर्सली इफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस अगर डिक्रीज हुआ,
तो डेल्टा ऑफ योर कॉल विल डिक्रीज एट अ फास्टर रूट, तो फिर लॉस भी ज्यादा ही होगा, पोटेंशियली लीडिंग टू लार्जर लॉसेज। यानी कि एट द मनी में आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और लॉस भी ज्यादा होगा। द गामा इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली व्हेन कंसीडरिंग स्ट्रेटजीज सच एज डेल्टा हेजिंग। जब डेल्टा हेजिंग करते हैं तो वहां पर अगर डेल्टा चेंज हो गया ना तो आपको लॉस ही लॉस होगा, तो वहां पर आपको गामा इफेक्ट को न्यूट्रल करके चलना पड़ता है। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी में भी गामा नहीं बनने देना। गामा जैसे ही बनेगा आपने स्ट्रेटजी चेंज करनी है, जैसे ही गामा बनेगा स्ट्रेटजी चेंज। गामा नहीं आना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी में, आपका सबसे बड़ा दुश्मन उस टाइम गामा ही रहता है। तो डेल्टा हेजिंग, अच्छा एक और चीज, एक स्ट्रेटजी हम बताते हैं डेल्टा न्यूट्रल, और एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल नहीं होने देना, मतलब गामा बनाना है, चाहे इधर बन जाए चाहे इधर बन जाए। वो वाली स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, अपने पास लिख लो, मेरी बुक में नहीं है वो स्ट्रेटजी, लेकिन अगर आप मुझे अच्छे से समझाओगे सर मुझे क्या बताना है तो मैं बता दूंगा। तो आपने अच्छे से समझाना पड़ेगा, सर आपने कहा था डेल्टा न्यूट्रल तो हो जाएगा, लेकिन अब हमें गामा से प्रॉफिट निकालना है कि उल्टा कर देंगे डेल्टा न्यूट्रल का। वो डेल्टा न्यूट्रल की अपोजिट है वो स्ट्रेटजी, मुझे याद दिलाओगे तो मैं कराऊंगा। चलिए, डेल्टा हेजिंग इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट टू ऑफसेट चेंज इन द ऑप्शन डेल्टा। कह रहा डेल्टा जो डेल्टा हेजिंग जो हम कहते हैं ना डेल्टा न्यूट्रल, उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही आपका डेल्टा चेंज होएगा तो आपको अपनी पोजीशन इस तरीके से चेंज करनी है कि डेल्टा हेज हो जाए। ट्रेडर्स में नीड टू एडजस्ट देयर पोजीशन, हेजिंग पोजीशन मोर फ्रिक्वेंटली व्हेन डीलिंग विद ऑप्शन विद हायर गामा। अगर आप ऐसे ऑप्शन में काम करोगे जहां पर गामा फास्ट है तो फिर वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ेगी डेल्टा की पोजीशन। इसलिए जब भी मैं डेल्टा न्यूट्रल वाली स्ट्रेटजी बनवाता हूं तो आउट ऑफ द मनी करवाता हूं उसमें, क्योंकि उसमें गामा बहुत माइनर सा रहता है। अगर गामा चेंज हो भी गया तो लॉस ज्यादा नहीं होगा, वो 0.00001 होता है उसमें गामा आउट ऑफ द मनी में। तो आउट ऑफ द मनी करवाता हूँ जिससे कि गामा कम रहे, और आपको अगर चेंज करने में देर भी हो गई, नहीं भी चेंज कर पाए, तो लॉस ज्यादा नहीं होता। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट गामा इज नॉट स्टैंड अलोन रिस्क मैनेजर। कह रहा सिर्फ एक गामा ही नहीं है जिसकी वजह से डेल्टा चेंज होता है, और भी चीजें हैं। इट वर्क्स इन कंजक्शन विद डेल्टा टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। कह रहा बस ये डेल्टा चेंज के साथ पढ़ा देते हैं हम, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। गामा इटसेल्फ इज नॉट अ स्टैटिक वैल्यू एंड चेंज एज अ मार्केट कंडीशन, टाइम टू एक्सपायरी एंड अदर फैक्टर इवॉल्व। कह रहा और चीजों की वजह से भी आपका प्रीमियम चेंज हो जाता है। चलिए थीटा समझा देता हूँ, कल समझा दिया था, वही है थीटा, और बहुत इजी कंसेप्ट है, सो दोबारा समझाने की जरूरत भी नहीं है। थीटा, थीटा मेजर्स द रेट ऑफ टाइम डिके। थीटा क्या है, एक टाइम डिके है, और द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस टू द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ कितना घटेगा उसे थीटा बोलते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ मच द ऑप्शन वैल्यू डिक्रीज, ये बताता है कितना कम हो जाएगा ईच डे, और ये कभी भी बढ़ता नहीं है। थीटा की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, हमेशा नेगेटिव होती है, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। थीटा इज जनरली नेगेटिव एज ऑप्शन लॉस वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू डिमिनिशिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल प्राइस मूवमेंट। थीटा इफेक्ट क्या होता है वो बता देते हैं। Theta effect, also known as time decay, refers to the impact of passage of time on the price of an option, कि ऑप्शन के प्राइस पे टाइम बीतने की वजह से जो इफेक्ट हुआ उसे थीटा बोलते हैं, और वो हमेशा कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। थीटा मेजर्स द रेट एट विच ऑप्शन प्राइस चेंजेस इन रिस्पॉन्ड टू द पैसेज ऑफ टाइम। इसका प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्राइस 1 करोड़ हो जाए या 0 हो जाए, थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा अपने हिसाब से कम होता रहेगा टाइम के हिसाब से, और वो सिर्फ टाइम के हिसाब से ही कम होता है, उसमें ना कभी कम होता ना कुछ ज्यादा होता। वो सिंपल कंसेप्ट है, इतने रुपए का थीटा है, इतना टाइम बचा, डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा एक दिन में कितना डिके होगा। जब आपको एक दिन का पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा पूरे दिन में 6 घंटे ट्रेडिंग होनी है, उसे 6 से डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएगा हर घंटे कितना डिवाइड होगा। अब आपको 1 घंटे का पता चल गया, उसे 1 घंटे में 60 मिनट होते, 60 से डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएगा हर मिनट कितना होगा। और वो सारी चीजें ऑपरेटर अपने एल्गो में डाल देता है, हर मिनट थीटा घटता शुरू हो जाता है, हर मिनट, हर 15 मिनट, हर आधे घंटे में, जैसा भी उसने अपने सॉफ्टवेयर में डाला उस हिसाब से घटना शुरू हो जाता है। थीटा एक कैलकुलेशन है और कोई नया कंसेप्ट वो नहीं है, उसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं। दिस इज बिकॉज एज टाइम इलैप्स, जैसे टाइम जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी डिक्रीजेज, तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यू कम करते जाएंगे, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। The theta effect can be understood by considering the erosion of an option extrinsic। अब की मैंने इंट्रिंसिक नहीं बोला, ऑप्शन के अंदर दो वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब प्रीमियम, जिसे हम थीटा बोलते हैं। तो वो यही कह रहा है कि जो एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक को छोड़ के जो वैल्यू बची, यानी कि प्रीमियम, तो प्रीमियम वैल्यू जो ओवर द टाइम डिक्रीज होती है उसी को थीटा बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ फैक्टर सच एज टाइम वैल्यू एंड इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब वो कह रहा है कि जो प्रीमियम होती है ना, इसमें भी दो वैल्यू होती हैं,
एक तो टाइम वैल्यू होती है और एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वैल्यू को छोड़ दो तो जो बचा टाइम वैल्यू ही रोज हो जाएगी, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अपनी वॉलेटिलिटी के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडरलाइंग एसेट प्राइस। एज द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन अप्रोचेज, जैसे जैसे पास आएगी एक्सट्रिंसिक वैल्यू डिमिनिशिंग मतलब कम हो जाती है। ऑप्शन प्राइस में डिक्लाइन इवन इफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस रिमेन अनचेंज। कह रहा अगर आपके शेयर के प्राइस अनचेंज भी रहे ना, वहीं के वहीं खड़ा रहे वो 100 पे ही, तो भी ये अपनी डीके वाली वैल्यू कम होगी रोज रोज। चलिए एग्जांपल, सपोज यू होल्ड अ कॉल ऑप्शन ऑफ अ स्टॉक, थीटा उसका क्या है 0.05 रोज घट जाता है, -0.05 है। दिस मींस दैट एवरी डे दैट पासिस द ऑप्शन प्राइस विल डिक्रीज बाई 5 पैसे रोज घट जाएगा ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ द टाइम डिके। ऑल एल्स बीइंग इक्वल, सब कुछ इक्वल था, ना वॉलिटिलिटी बड़ी घटी, ना शेयर का प्राइस बड़ा घटा, ना कोई न्यूज आई, कुछ नहीं हुआ, एज इट इज खड़ा रह गया, तो क्या होगा 5 पैसे घट जाएगा रेट। कह रहा ऑल्स बीइंग इक्वल, अगर सब कुछ इक्वल मान लें तो 5 पैसे रोज घट जाएंगे। सिमिलरली अगर एक पुट ऑप्शन है जिसका थीटा 0.03 है, तो वो 3 पैसे रोज घट जाएगा, अगर कुछ होए या ना होए, कुछ भी होता रहे वो 3 पैसे रोज घटेगा ही घटेगा। जो चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, थीटा हमेशा दोनों के लिए नेगेटिव होता है। सबको समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ता हूं। द थीटा इफेक्ट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, कह रहा थीटा इफेक्ट ज्यादा हो जाता है एज द ऑप्शन अप्रोचेज इट्स एक्सपायरेशन डेट, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ जाती है थीटा डिके ज्यादा हो जाता है। देखो थीटा डिके ज्यादा हो जाता है मतलब कि टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में तो वो सेम ही रहता है, 3 पैसे और 5 पैसे, तो 3 पैसे और 5 पैसे ही रहेगा, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो ज्यादा हो जाता है। चलिए इस कंसेप्ट को मैं कल समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो जी, थीटा डीके मान लो 30 रुपए चल रहा है ऑप्शन का प्राइस और 30 दिन बचे हैं, तो हमें पता है वो एक पहले दिन 1 रुपए डीके होगा, 30 रुपए था 29 बचेगा, फिर 1 रुपए डीके होगा 28 बचेगा, फिर 1 रुपए डीके होगा 27 बचेगा, फिर 1 रुपए डीके होगा 26 बचेगा, फिर एक 25। चलो इसका छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीकली ऑप्शन था, वीकली 7 रुपए का था, 7 रुपए का, 6 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कितने 5 दिन होते हैं, तो हम इसमें ले लेते हैं 5 दिन, 6 रुपए ले लेते हैं। फ्राइडे के दिन थीटा डबल डीके होता है, फ्राइडे के दिन जो खरीदोगे उसमें सैटरडे संडे का थीटा भी डीके हो जाता है, तो 6 रुपए है, तो फ्राइडे से लेके मंडे तक 2 रुपए डीके हो जाएगा, तो पहले दिन 2 रुपए होगा। नहीं, वो सैटरडे और संडे का भी डीके मंडे को दिखाई देता है ना शायद। हाँ हाँ, तो मंडे को 2 रुपए हो जाएगा ना सीधा ही फ्राइडे वाला। हाँ, वो मंडे को जब प्राइस ऑप्शन ओपन होता है वो सीधा तो 2 रुपए, निगेटिव हाँ करके ही खोलता है। हाँ, वो 2 दिन का डीके हम्म, होता है। हम्म, तो पहले दिन तो 2 रुपए हो जाएगा फ्राइडे को, मतलब मंडे की सुबह को जब खुलेगा, फिर उसके अगले दिन 1 रुपये आएगा 3 बचेगा, फिर 1 रुपये आएगा 2 बचेगा, फिर 1 रुपये आएगा 1 बचेगा, और लास्ट में वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान समझो, ये था फ्राइडे का, ये था मंडे का, ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का, और ये थर्सडे आ गया और एक्सपायर हो जाएगा उस दिन। अब जरा ध्यान समझो, एक्सपायर तो रोज 1 1 रुपया ही हो रहा है, तो अगर कोई कहने लगे कि एक्सपायरी के टाइम पर थीटा ज्यादा डिके होता है, तो वो बेवकूफ है कहने वाला। थीटा डिके डेली सेम होता है, चाहे वो तुम 1 साल वाला देख लो, चाहे 1 महीने वाला देख लो, और चाहे आप वीकली देख लो, थीटा डिके सेम होता है। ये बात सबके समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई सर। लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो सर यहाँ 6 में से 2 रुपए डिके हो गया, अगर हम इसे एक और एक ही गिन लें तो यहाँ पर 6 था यहाँ 5 था, अगर ऐसे गिन लें तो 6 में से 1 हुआ तो 17% बैठा, 5 में से 1 हुआ 20% बैठा, 4 में से 1 हुआ 25% बैठा, 3 में से 1 हुआ 33% बैठा, 2 में से 1 हुआ तो 50% बैठा, और लास्ट के दिन तो 100% हो गया। तो अब जब बंदा कॉल बाय करता है ना, वो कहता है सर अगर मैंने 6 दिन पुराना खरीदा तो मेरे को 17% का नुकसान होगा, 5 दिन पुराने में 20% का नुकसान है, 4 दिन पुराने 25% का, 3 दिन में 33, 2 दिन में 50% का, और लास्ट के दिन में पूरा ही जीरो हो जाती है सर कॉल। तो परसेंटेज टर्म में तो ज्यादा होता है एक्सपायरी पास आते आते, लेकिन अगर रुपीज टर्म में देखा जाए तो इक्वल होता है, इक्वल। तो हमें रुपीज टर्म में देखना है, हमें परसेंटेज टर्म में देखना ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? हमें किस में देखना है, परसेंटेज में रुपीज या रुपीज रुपीज में टर्म में? रुपीज में रुपीज में। अच्छा। भाई हमें तो पता है ना कितना डिके होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें परसेंटेज से क्या मतलब। तो बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, परसेंटेज में बता देते हैं, लोग डर जाते हैं, अरे यार पूरा का पूरा डिके होगा, तो हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे अगर परसेंटेज में देखेंगे इसे। हमें रुपीज टर्म में देखना और है तो हम स्ट्रेटेजी सही बना पाएंगे। जो वैल्यू उसमें चार्ट में दी होती है वहां पे, एंजल में जैसे आप बता रहे हो उसमें दी होती है, उसमें किस में लिखी होती है, रुपए में ही लिखी रुपीज होती में है? रुपीज में
अच्छा, उसमें परसेंटेज तो माइनस गलत, करके लिखा हाँ। होता। थीटा डीके की वैल्यू कभी भी परसेंटेज में बात नहीं करूंगा, अगर कोई करेगा तो उसे आज की क्लास याद दिला दूंगा। ठीक। ठीक है ना। थीटा डीके का हम्म। काम कभी भी परसेंटेज में नहीं करना है। अगली किसी स्ट्रेटेजी में भी मुझे किसी ने कहा ना सर यहाँ तो 20% हो गया, उस दिन उसे डांट पड़ेगी जो भी बोल लेगा। इस चीज को याद रखना। थीटा की तो वैल्यू में सर कभी परसेंटेज टर्म में बात ही नहीं करूंगा। थीटा की वैल्यू में तो हमेशा सर रुपीज में बात करूंगा, और डेल्टा की वैल्यू में हमेशा परसेंटेज में ही बात करूंगा। हाँ, अब कोई कुछ पूछ रहा था, वो पूछिए। तो सर कभी भी फिर फ्राइडे को तो कोई पोजीशन होल्ड ही नहीं करनी चाहिए ऑप्शन वगैरह की फिर। नहीं, ऐसा नहीं है, थीटा डिके ज्यादा होता है। लेकिन मान लो 3 दिन में कोई न्यूज आने वाली हो, तो 3 दिन में न्यूज भी तो ज्यादा बनती है। तो वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, अगर आप रिस्क ले सकते हो। देखो, बेचने वाले के लिए भी तो रिस्क है ना, 3 दिन में कोई न्यूज आ गई तो। समझो भाई, आपके लिए तो ये न्यूज है, आपके लिए तो ये लॉस है कि भाई 2 दिन का थीटा डीके होगा। लेकिन ये भी तो समझो, 3 दिन मिले हैं आपको, 3 दिन में कोई न्यूज आ गई तो वो 2 दिन के थीटा डीके तो जरा सा होएगा, डेल्टा से कितना फायदा हो जाएगा आपको। तो रिस्क भी है। अगर 3 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करने को मिल रही है और 2 दिन का थीटा जा रहा है, तो जाने तो क्या हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा, आपको कोई न्यूज व्यूज नहीं है या कुछ ऐसा नहीं होना, या गैप अप का कोई चांस नहीं है, तो फ्राइडे को कभी भी कॉल और पुट होल्ड करके नहीं जाना चाहिए बायर को। सेलर का फायदा होता है तो 2 दिन का डीके मिलता है मंडे को। 3 दिन सर में फिर तो 2 दिन से का डीके। सर फिर तो सेल को होल्ड कर रखा है, अभी कोई न्यूज़ भी नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब आप देखना 2 दिन का थीटा डीके हो जाएगा उसके अंदर मंडे को। अच्छा, हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा वो गैप अप खुल सकता है। सेलिंग के केस में है ना, सेलिंग वालों को तो फायदा होगा। सेलिंग लेकिन वालों को वो 2 दिन का डीके मिलेगा, फायदा होगा हमें, हमने सेल पकड़ रखा है ना, इन्होंने कॉल पकड़ रखी है सेल की। अच्छा बाय कर रखी है। बाय कर रखी है, सेल में रिजल्ट आया था, मैंने कहा था होल्ड कर लेना, मैंने पहले खरीदवा रखा था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो सबको लग रहा था इतने बेकार रिजल्ट आए थे, 72% प्रॉफिट गिर गया था, सबको लग रहा था 20 रुपए गिरेगा आज तो। मैंने कहा था ये टेंशन मत लो, ये नहीं गिरेगा, और वो गिरा ही नहीं। उल्टा कवर हो गया, 3 रुपए गिर के खुला था, वहां से कवर हो गया, 1 ही रुपए गिर के बंद हुआ है। वो उसने उसने तो शायद मेरे ख्याल में 101 रुपए का भी ऊपर हाई बनाया, हाँ, सेम हाई, एक दो दिन के हाई अंदर ही। हाई बनाया था। तो अब क्या हुआ कि हाँ। मैंने इनको कहा होल्ड कर लो, वो कॉल कल परसों में बढ़ जाएगी, रिजल्ट इतने बेकार नहीं आए वो। समझने वालों के लिए समझने वाली बात थी। रिजल्ट बेकार नहीं है वो, लेकिन अब क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आया, तो 1 दिन में नहीं बढ़ा, वो बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मंडे ट्यूसडे में बढ़ जाएगा, मंडे ट्यूसडे में ना बढ़ा तो फिर हम लॉस बुक कर लेंगे। तो अभी हमने होल्ड कर रखा है, देखते हैं क्या होता है मंडे में। मेरे पास तो लॉट बुक है, मेरे पास तो लॉट है। आपके पास तो कॉल है, मेरे तो 25-30 हजार जा रहे हैं, आपके तो 2-4 हजार ही जा रहे होंगे। चलिए खैर, मैं 5 मिनट की क्लास रह गई है, इसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से लिंक भेजूंगा, 10 मिनट की पढ़ा रहा हूँ मैं बुक से। तो मैंने हाँ ये बताया था कि इसलिए हाँ, परसेंटेज टर्म में हम कभी भी थीटा की बात नहीं करते, और डेल्टा की बात हम हमेशा परसेंटेज टर्म में ही करते हैं, क्योंकि वो है ही 0.5 का मतलब 50%, 0.3 का मतलब 30%, वो तो है ही परसेंटेज टर्म में पहले से ही। ठीक है। और अगर आप साइट पे भी जाओगे तो आपको थीटा हमेशा रुपीज में लिखा मिलेगा, और डेल्टा हमेशा परसेंटेज मतलब 0.5 0.3 ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, और हम भी ऐसे ही बात अच्छा, करेंगे। इसका कोई स्टैंडर्ड रूल है कि जनरली जो है, मैंने कहीं सुना है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है स्ट्राइक प्राइस का लगभग जो है 2.5% से 3% के आसपास होता है नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में। वॉलेटिलिटी के हिसाब से होता है, और वॉलेटिलिटी प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो रूल तो उल्टा हो गया ना। अगर मैं कहूंगा वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्रीमियम होता है, गलत हो जाएगा। असल में वॉलेटिलिटी जो कैलकुलेट होती है वो प्रीमियम के साथ, देखो ध्यान से समझो। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं पागल हूँ क्या। मुझे पता है बीएचएल का जो शेयर है साला 4 रुपए ऊपर और 4 रुपए नीचे रोज होता है। तो मैं पागल हूँ हम्म। बीएचएल का प्रीमियम 1 रुपया रखूंगा, फिर तो मुझे बाई करने में फायदा है हमेशा। मुझे पता है बीएचएल का शेयर, देखो, मार्केट ना बहुत बड़ी चीज है। मार्केट मार्केट जहां पर डेमोक्रेसी, जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब हमारे पास राइट है वोट देने का। जिस देश में राइट, चाइना है, चाइना में वोट देने का राइट ही नहीं है, उन्हें जिसका मन करता है उसे प्रेसिडेंट बना के बिठा देते हैं। अब जब तक ये जिंदा रहेगा, किम जोंग है तो किम जोंग ही रहेगा। जब तक जिंदा रहेगा ये प्रेसिडेंट, उसके मरने के बाद फिर कोई डिसाइड कर लेंगे, और कौन करेगा, मंत्री डिसाइड करेंगे। जनता से नहीं पूछा जाता वहां पे। लेकिन इंडिया में क्या होता हम्म। है, यहाँ पर वोट दिया जाता है, और जब वोट देंगे ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि भैया तुम किसी को भी बिठा दो। यहाँ तो आटे में नमक तो मिल जाएगा कि तुमने भैया एक बेकार बंदा बिठा दिया, उसमें 100 बंदे बढ़ जाते, एक बेकार भी घुस गया। मान लो बीजेपी में कोई एक बंदा बेकार है, बाकी 99 बढ़िया है, तो बीजेपी जीत गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस में 99 बेकार थे, एक बढ़िया बंदा मनमोहन सिंह बिठा दो और कांग्रेस जीत जाए। क्योंकि जब एक ही बढ़िया बंदा था वहां पर, मनमोहन सिंह, और बाकी सब बेकार थे, तो वो जीतती नहीं कांग्रेस। है ना। जब लोगों को ये पता चल गया हम्म। एक बार, तो
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही हमारे इस मार्केट में क्या होता है, अगर किसी शेयर का रेट 100 रुपये होना चाहिए ना, तो 100 होकर ही रहेगा वो। ऐसा नहीं कि कोई उसे 90 कर दे। हाँ, मैं छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, वहां पर ऑपरेटर घुस जाते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन ये जो बड़ी कंपनी होती है, इसमें ऑपरेटर भी घुस के ना अपनी मर्जी का कुछ नहीं करता। बड़ी कंपनियों में तो ऑपरेटर को भी लॉस हो जाता है। ऑपरेटर उसके प्राइस को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। इतना तो कर सकता है कि पॉजिटिव न्यूज आई, 100 रुपए की चीज 105 होनी चाहिए, तो 120 तक ले जाएगा। क्योंकि लोगों को तो कैलकुलेशन आती नहीं है, ऑपरेटर को कैलकुलेशन आती है। ऑपरेटर के हिसाब से 100 रुपए से 105 होनी चाहिए थी चीज। पॉजिटिव न्यूज है, रिजल्ट बढ़िया है, वो क्या करेगा, 105 की चीज को सीधे 120 ले जाएगा। ऑपरेटर ने किया वो, और 120 पे सबको फंसा के वापस 105 ले जाएगा। लेकिन उसकी वैल्यू तो 105 थी ना, 105 से नीचे ऑपरेटर नहीं ले जा पाएगा, 105 तो उसकी वैल्यू रहेगी रहेगी। तो ऑपरेटर क्या करते हैं इन बढ़िया कंपनियों में, पॉजिटिव न्यूज पे सेल ऑन राइज और नेगेटिव न्यूज पे बाय ऑन डिप्स करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसकी वैल्यू तो बनती है 105, लेकिन उसे ले आ लेते हैं 120 तक, और 120 पे लोगों को फंसा के 105 पे भेज देते हैं अपना लाके, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। और ऐसे ही सेल ऑन डिप्स करते हैं। सेल ऑन डिप्स का मतलब, कोई नेगेटिव न्यूज आई तो 100 की चीज 95 होनी चाहिए, तो चले जाते हैं 80 पे, 80 पे जाके खरीद के बैठ जाते हैं। अब रहिए, जब उसकी चीज की वैल्यू 95 रुपए है, 95 तो आ ही जाएगी अपने आप, तो वो अपना 95 आ जाएगी थोड़े दिनों में, 80 पे वो खरीद के बैठ जाते हैं, सबको लॉस हो जाता है बेचने वालों को। ऑपरेटर का काम ये रहता है बड़ी कंपनियों में, लेकिन वो अपनी मर्जी से उसे एबनॉर्मल रेट पे एक दो दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर वो 80 पे ले भी गए तो 2 दिन में अपने आप 95 आ जाएगी वो। जैसे मेरे हिसाब से सेल कंपनी के रिजल्ट बढ़िया आए हैं और वो गिरने नहीं चाहिए, तो देखो वो रिजल्ट के दिन भी नहीं गिरी, इतने बेकार रिजल्ट आए थे। 72% सेल प्रॉफिट गिरा था, और सब चीज गिर के ही आई थी, कुछ अच्छा था ही नहीं। अनिल सिंघवी जैसे बंदे ने कहा था कि ये 85 रुपए आ जाएगा आज, और वो 85 छोड़ो, वो जहां खुला ना वहां से कवर ही हुआ है और नीचे नहीं गया। खुला 3 रुपए नीचे था, फिर वहां से कवर हो गया, अगला लो भी नहीं लगाया उसने। तो अगर आपने एनालिसिस कर रखा हो ना, तो अनिल सिंघवी जैसे बंदे भी गलत हो जाते हैं और आप सही हो जाते हो। मैंने मार्केट खुलने से पहले मैसेज भेज दिया था, सेल नहीं गिरेगा, होल्ड करके रखो, और वही हुआ, वो तो होल्ड कर लिया। ये जो है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर किसी स्टॉक की, ये कैसे डिफाइन कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगी कि यार इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू ये है? किस एक्चुअल तरीके से पता चलेगी? या तो एक्चुअल कंपनी का वैल्यूएशन चेक करें। हाँ, एक्चुअल मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको नहीं आता है, ठीक है, वो हम्म। आप मेरी वीडियोस देखो। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, पूरा सीए बनना पड़ेगा। पूरी बैलेंस शीट रीड करनी सिखाऊंगा, पूरी बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा, एक एक फिगर क्या होती है, उसका लॉजिक क्या होता है, कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाऊंगा, लेबर एक्ट पढ़ाऊंगा, है ना, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने पड़ेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने, मतलब पूरा सीए बनाना पड़ेगा। 5 साल का होता है सीए कोर्स, और 24 के 24 घंटे पढ़ के भी सीए नहीं बनते बच्चे, ठीक है ना। आपको सीए बनाना पड़ेगा, तब जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे, कि फंडामेंटल एनालिसिस तो सीए या सीपीए ही कर सकते हैं। वो कोई कितना भी सीख ले, आपको सीए ही बनना पड़ेगा। जिस सीए जितनी नॉलेज हो जाएगी तो आप फंडामेंटल एनालिसिस तब भी 40% ही कर पाओगे। 60% सीखने के लिए फिर सीए बनने का और मेहनत करनी पड़ती है, वो तब जाके आप सीख पाते हो। मैं तो सीए हूँ भैया, मैंने तो सीए पढ़ रखी है पूरी की पूरी, उसके बाद मैंने वो एनालिसिस भी सीख लिया, तो मैं कर लेता हूँ। तो अब आपको क्या करूंगा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि भाई पूरा का पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा कर लो। वो मोटा मोटा करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहना, मैं डालता रहता हूँ। जैसे मैंने टाटा स्टील का डाला था, तो वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कौन कौन सी वैल्यूएशन के तरीके लगाए। ऐसे करते करते धीरे 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 आपको फंडामेंटल एनालिसिस आ जाएगा। लेकिन फंडामेंटल से पहले आप टेक्निकल कर लो। अब जरा ध्यान से सेल के ऊपर चलते हैं। सेल में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे लगाया, सेल का शेयर कभी 400 रुपये हुआ करता था, 400 रुपये से टूटते 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 वो 100 रुपये आ गया। 100 रुपये क्यों आया, कि सबको पता था उसके रेट गिरेंगे। क्यों गिरेंगे रेट, जो चीज वो बेचता है ना उसमें उसके रेट गिर चुके हैं, तो सबको पता था उसे तो लॉस आना ही आना है। अब जरा ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान है कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर कस्टमर ही आने बंद हो गए, इस वजह से लॉस होएगा, तो वो कंपनी बेकार है। आपकी कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी, आप उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, उनकी बहन ने जब कोल्ड ड्रिंक खरीदना थी तब गंदी नजर रखते थे, और जब भाई खरीदना आते तो उसे गाली देते थे, इसलिए तुम्हारी दुकान पे आना बंद कर दिया। रेट भी ज्यादा चार्ज करते थे और गर्म कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे। तो मतलब तुम्हारी कंपनी में दिक्कत है। अगर तुम्हारा प्रॉफिट इस वजह से कम आया कि सेल ही गिर गई, तो कंपनी में दिक्कत है। लेकिन सर कोल्ड ड्रिंक में क्या हुआ, प्रॉफिट होना बंद हो गया। पहले कोल्ड ड्रिंक 8 रुपए की आती थी, 10 की बिकती थी। अब कोल्ड ड्रिंक 10 की आ रही है और 10.5 की 11 की बिक रही है, मार्जिन कम हो गए, ठंडा भी करना पड़ता है, सारा प्रॉफिट वहीं चला जाता है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी सेल तो बढ़ गई, लेकिन मार्जिन कम होने की वजह से किसी वजह से आपका प्रॉफिट गिर गया। तो मतलब आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी दिनों के लिए मार्जिन कम हो रखे हैं, मार्जिन बढ़ा लेंगे, अपनी कोल्ड ड्रिंक के रेट बढ़ा देंगे, या कोल्ड ड्रिंक बेचना ही बंद कर देंगे, कॉफी बेच लेंगे, टॉफी बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, तो हमारे मार्जिन तो बढ़ जाएंगे ना, काम करने का स्टाइल तो ठीक है ना।
बिल्कुल ऐसा ही सेल में हुआ। सेल के मार्जिन कम होने की वजह से उसका प्रॉफिट 72% गिर गया। सबको पता था भैया जो चीज वो बेचती है स्टील वगैरह वो सबके रेट गिरे हुए हैं चाइना बंद होने की वजह से। और जब रेट गिर जाएंगे तो बेचारे को तो मार्जिन कम मिलेंगे। अब कोई चीज 100 रुपए की थी वो 50 की रह जाए तो उसके मार्जिन कहाँ से आएंगे। लेकिन उसकी सेल बढ़ी। अब जरा ध्यान समझो, अगर कोई पहले 100 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से बेचता उसकी सेल 10,000 होती थी। लेकिन अब वही चीज घट के 90 रह गई, तो 100 यूनिट अगर वो बेचेगा तो अब 90,000 की सेल होनी थी। लेकिन उसने क्या करा, सेल इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि जो उसकी पहले 10,000 की सेल थी उससे भी ज्यादा सेल हो गई। मतलब पहले वो 100 यूनिट बेच रहा था, अब बेच रहा है वो 120 यूनिट। 120 यूनिट 90 के हिसाब से बेच के भी 1,80 रुपए की सेल हो रही है, मतलब 10,800 की सेल हो रही है। और पहले उसकी सेल 10,000 थी। तो सेल के साथ यही हुआ कि उसने सेल अपनी बढ़ा ली, लेकिन मार्जिन कम होने की वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाया, प्रॉफिट गिर गया। कोई बात नहीं। तो मेरे जैसे बंदे ने कहा, अरे भैया इस कंपनी में से निकलो मत। अब चाइना खुल गया है, चाइना का कोरोना हट गया है। चाइना में कमोडिटी के रेट भी बढ़ने शुरू हो गए। देखो स्टील के रेट भी बढ़ गए, आयरन और के भी बढ़ गए, सब चीजों के बढ़ रहे हैं। सिल्वर भी बढ़ गई, गोल्ड भी बढ़ गया। अब जस्ता मैग्नीशियम वगैरह सब बढ़ रहा है। आने वाले 6 महीने में सबके रेट बढ़ेंगे, इसके मार्जिन बढ़ेंगे और इसकी सेल बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मतलब ये कंपनी चलेगी। तो अब इसे खरीदने का टाइम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। 1 साल के लिए आप टाटा स्टील, सेल, मतलब जितनी भी ये कंपनियां है ना, मेटल कंपनियां, इन्हें खरीद सकते हो। सबकी सभी 5 साल के लो पे खड़ी हुई है। टाटा स्टील भाई साहब 500 रुपए का शेयर था, 120 रुपए पे खड़ा है। सेल 400 रुपए का शेयर था, 100 रुपए पे खड़ा है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सबको खरीद सकते हो। सबसे मरी हुई कंपनी इस टाइम सेल है। ठीक है, तो मैं ये बता चुका था, थीटा को हम हमेशा रुपीज में कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा को हम हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। और वहां पर एक बात लिखी हुई थी कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास हो जाती है थीटा ज्यादा डिके होने लगता है। वो ज्यादा का मतलब परसेंटेज है, तो परसेंटेज लिखा है वो, लेकिन एक्चुअल में वो फिगर्स में हमेशा सेम ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि एक्सपायरी के पास आते आते जो कॉल के प्रीमियम होते हैं वो कम हो रह जाते हैं और फिर वो पूरे के पूरे डिके होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो परसेंटेज में ज्यादा लगता है। तो आप याद रखिए कि जब भी हम ऑप्शन सेल, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन बताइए। इसका आंसर मैं नीरज जी से चाहूंगा, और बाकी सब अगर नीरज जी से पहले दे दें तो फिर बढ़िया रह जाएगा। एक बात बताइए, एक 100 रुपए का शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए का शेयर है, जी। और उसकी करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए, और उसकी 101 रुपए की कॉल करें, 3 रुपए चल रहा है करंट मंथ का, यानी करंट मंथ का मतलब अगस्त का। लेकिन अगर हम सितंबर का देखें तो 6 रुपए चल रहा है, और अगर अक्टूबर का देखें तो 9 रुपए चल रहा है। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए कि एक बंदा मुझे कहता है कि सर मुझे इसकी कॉल बेचनी है, कॉल सेल करनी है, तो मुझे बताओ 101 की ही सेल करनी है, तो मुझे बताओ वो 3 वाली बेचे, 6 वाली बेचे या 9 वाली बेचे, उसे बेचनी है। अगर 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 वो श्योर शॉट है कि यहाँ से प्राइस डाउन ही होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा उसे अगस्त वाली, नहीं नहीं, अक्टूबर की बेचेगा तो 9 रुपये प्रीमियम मिलेगा। सितंबर वाली में 6 रुपये प्रीमियम, इधर 3 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन इधर डाउन ज्यादा होगा, फास्ट ज्यादा होगा। हाँ, अगस्त वाली बेचने में ही फायदा है। कैसे, ये भी बता दो। क्यों, डीके यहाँ पे ज्यादा होगा, यही तो समझाया ज्यादा अभी। जल्दी होगा एक्सपायरी। नहीं देखो, ये 3/30 होगा, 10 पैसे। हाँ ये 6/60 हो हाँ जाएगा, 10 पैसे। और ये 9/90 हाँ। नब्बे हो जाएगा, यानी कि 10 पैसे। हाँ तो कोई उस सी भी हिसाब बेच से लो। तो फिर अक्टूबर वाली, हाँ अक्टूबर वाली बेच लो, कोई सी बेच लो। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि चाहे अगस्त वाली बेचो, चाहे सितंबर वाली, चाहे अक्टूबर वाली, डीके सेम रहता है। हम्म। बहुत ज्यादा फर्क हम्म। पड़ेगा ना, तो इतना फर्क पड़ेगा कि सितंबर और अक्टूबर वाली में वॉल्यूम नहीं मिलेगा आपको। वॉल्यूम ना मिलने की वजह से हो सकता है ये 9 रुपए की जगह 8.5 में बिके आपकी, वो नुकसान हो हाँ, सकता है आपको। क्लोजिंग हो सकता है, क्लोजिंग ना हो पाए हमारे से टाइमली, अगर हाँ हमें प्रॉफिट आ भी रहा होगा लेकिन हम बुक ना कर पाए उसको। हाँ। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जितना ज्यादा दूर की बेच सको उतना ज्यादा दूर की बेचना, लेकिन सिर्फ उसी लेवल पे जहां पर वॉल्यूम हो। अगर निफ्टी की बात करें तो 2 साल तक आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने तक भी वॉल्यूम निफ्टी में मिल जाएगा। तो निफ्टी की अगर बेचने की बात करूं तो हमेशा 24 महीने की बेचनी चाहिए। चलो, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 6 महीने तक वॉल्यूम मिल जाता है, 6 महीने की बेचो। और अगर स्टॉक्स की बात करूं तो बढ़िया स्टॉक में 3 महीने तक वॉल्यूम मिल जाता है, और जो लोअर टाइम के स्टॉक होते हैं उनमें 1 महीने का ही मिलता है। तो एक और मैक्सिमम 2 महीने तक का मिलता है। तो उसमें हम महीने की शुरुआत है तो 1 महीने का बेचो, और अगर महीने के मिड में हो तो नेक्स्ट मंथ का बेच लो, मतलब 1.5 महीने बाद का। तो उसमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो जब भी बेचने की बात आती है ना, और अगर आपको लॉन्ग टर्म रुकना है, या किसी भी प्रोडक्ट में है ना लॉन्ग टर्म का, माप 15-20 दिन का दे है आपका, तो 2-3 महीने बाद का बेचना चाहिए। उससे ये फायदा होगा। चलिए, अब मैं इसका फायदा बताता हूँ कि अगर आपने पास का बेचा होगा तो क्या फायदा, और दूर का बेचा होगा तो क्या फायदा।
चलिए इस वाले के बाद हम सीधे अपनी क्लास पे चलेंगे, कि इधर उधर की बातें करके ना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज बढ़ जाती है। चलिए मुझे ये बताइए, अगर एक शेयर 100 रुपए का चल रहा था, करंट मार्केट प्राइस थी, और मैंने उसकी अगस्त की बेचता तो 3 रुपए की थी, सितंबर की बेचता 6 रुपए की, और अक्टूबर की बेचता तो 9 रुपए की थी। अब बस आप मुझे ये बता दीजिए कि मैंने अगर मान लीजिए उसकी अगस्त की बेची, अगस्त की, और यहाँ सितंबर की, और यहाँ अक्टूबर की, बताना आप मुझे अंदाजा लगा के। और नीरज जी आप लास्ट में बताना, पहले औरों को बताने देना। तैयार हो जाओ, जो जो बताना चाह रहा है ठीक। स्पीकर ऑन कर लो अपना। अब वो जो 100 रुपए वाला शेयर था जिसकी हमने 100, चलो 100 रुपए की ही कॉल बेची, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए एट द मनी कर दिया मैंने इसे। 100 रुपए का ही चल रहा है, 100 रुपए की ही कॉल बेची मैंने, 3, 6 और 9 रुपए बन रही थी। तो एक बंदे ने अगस्त वाली बेच दी, एक बंदे ने सितंबर वाली बेच दी, एक बंदे ने अक्टूबर वाली बेच दी। इनका नाम भी रख दिया मैंने, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बस आप लोग मुझे ये बता दो कि अगर ये 100 रुपए का शेयर 98 हो गया, 98 हो गया, ठीक है, और 15 दिन बाद हुआ ये, 15 दिन में अगर 98 हो गया तो इसके प्राइस क्या होंगे बताइए। 15 दिन में अगर 98 हो गया तो मुझे बताइए अगस्त वाली के प्राइस क्या होंगे, बताओ बताओ क्या होगा। तीन रुपए में से डेल्टा लेस हो जाएगा और थीटा लेस हो जाएगा। बताइए कौन बताएगा डेल्टा कितना लेस होगा। अच्छा, ये 3 रुपए है अगस्त का, ठीक है। 3 रुपए है ना अगस्त का प्रीमियम, अब उसमें से डेल्टा लेस होगा। 100 रुपए से 98 हो गया, 2 रुपए गिर गया। -2 × डेल्टा इसका एट द मनी डेल्टा का कितना कितना है होगा, उसमें? 0.5। सर ये डेल्टा, कहाँ मेंशन कर रखा है, एट द मनी का पॉइंट अरे 5 भैया है? पता है तो 100 रुपए करंट मार्केट प्राइस है, 100 रुपए की कॉल बेची है, एट द मनी है लिखा तो है। अच्छा। ध्यान से सुनते ही नहीं, बताओ। हाँ जी समझ में आ गया 0.5 कैसा आया। तो 0.5 × 2 हो जाएगा, और थीटा कितना डिके होगा, 15 दिन बोले हैं मैंने। 15 दिन बोलने हैं ना, तो 1.5 रुपया। 3 रुपए पूरे महीने का था, और इसमें पूरा का पूरा प्रीमियम था, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ थी नहीं। इसका मतलब है आधा डिके हो जाएगा 15 दिन में, 1.5 ये लेस हो जाएंगे, मतलब 3 रुपए में से 1 रुपया तो ये लेस होएगा, और 1.5 रुपया ये लेस हो जाएगा। तो 50 पैसे का बचेगा वो 15 दिन 50 पैसे। बाद, अगर आपने ये वाला अगस्त का बेचा होगा तो। चलो सितंबर का बताओ। बताइए जी, सितंबर का बताइए कोई। 6 रुपए में से माइनस हो जाएगा कितना। ये ना, 2.5 रुपए। 6 में से पहले तो 0.5 × 2 ही लेस होंगे, और अब हाँ, डीके ढाई कितना रुपये होगा, माइनस। डीके भी वन सेम पॉइंट होगा, फाइव ही। 1.5 रुपये। क्योंकि इसमें भी तो 6 रुपए डिवाइडेड बाई 60 करके 10 पैसे रोज ही आ रहा था, तो 15 दिन में ये भी 1.5 रुपया ही होएगा। तो यहाँ पर भी कितना कम हो गया, 6 रुपए में से वही 2.5 रुपए ही कम होंगे। तो यहाँ पर भी 2.5 कम हुए थे, यहाँ पर भी 2.5 कम हुए, 6 में से 2.5 जाके कितना बचा, 3.5। चलो अब अगला बता दो, इसमें अक्टूबर में क्या होगा। 9 रुपए में से 1 रुपया तो डेल्टा कम हो जाएगा, और 1.5 रुपए थीटा कम हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 7.5। इतना सबके समझ में आ गया, अश्विनी समझ में आया, हाँ जी। बाकी सबके भी समझ में आ गया, अक्षय समझ में आया। हाँ जी। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो, अगर ये 95 हो गया तो क्या होगा। अब यहां पर अश्विनी जी आंसर दीजिए, 15 दिन 95 हो बाद गया 95 होने पे क्या होगा। तो 3 माइनस 0.5 इंटू 5 हम्म। माइनस 1.5। हाँ, ये 15 दिन का ही है ना। हाँ अब जरा ध्यान समझिए, 3 में से अगर 2.5 लेस कर दूं डेल्टा तो बचेगा ही 50 पैसे, तो थीटा तो नहीं लेस होएगा पूरा 1.5। तो क्या होगा इसका ना, ये क्या खुल गया, क्या होगा कि जब ये 100 से 95 पे जाएगा इसका डेल्टा कम हो जाएगा। डेल्टा जो 0.5 था वो 0.4, 0.3, 0.2 करके थोड़ा कम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये 0.5 पूरा लेस नहीं होगा, कुछ कम होगा। ये 1.5 थीटा पूरा लेस हो जाएगा, उसकी वैल्यू बच जाएगी बहुत कम। मान लीजिए चलो यहाँ पर बच गए 1 रुपया, 1 रुपया भी बच गया क्योंकि अभी 15 दिन बाकी है। चलो
और इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू खत्म हो गई, कितना लेस हुआ, मतलब टोटल ओवरऑल 3 में से 2 ही रुपए लेस हो पाए। इसमें से 1.5 रुपया थीटा था और 50 पैसे डेल्टा लेस हो गया। चलो 1 रुपया मान लिया डेल्टा। लाओ मैं कर देता हूँ सही करो दोबारा से। तो यहां पर कितना लेस होएगा, ये 3 में से 1 रुपया तो डेल्टा लेस हुआ और 1.5 रुपया थीटा लेस हुआ, 50 पैसे का बच गया ये। यानी कि यहां पर कितना लेस हुआ, सिर्फ 2.5 रुपए। देखो यहां पर कितना लेस हुआ था, ये 2.5 रुपए। यहां पर जब 100 से 98 गया था, 2 रुपए लेस हुआ था, तो भी 2.5 रुपए ही टूटा था। और जब 98 से 95 चला गया, तो भी 2.5 रुपए ही टूटा। मतलब जब आप कॉल बायर हो तो आपको हमेशा पास का बाय करना है, इससे कि अगर टूट भी जाए तो कम टूटेगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम ही कम है। लेकिन अगर आप कॉल सेलर हो तो आपको हमेशा दूर का बाय सेल करना है, जिससे कि प्रीमियम ज्यादा मिले आपको और टूटते भी ज्यादा। चलो अब जरा इस पे देखो क्या होगा, जरा बताओ। बताओ जरा सितंबर वाले में क्या होगा। बोलिए, सब चुप हो जाते हैं यार। सर 6 माइनस सितंबर वाले में बता रहे हैं 6 माइनस 0.5 लेकिन ये इंटू 5, हाँ 0.5 ही लेकर चल रहा हूँ अभी, 0.5 इंटू 5 ठीक है। और माइनस डेल्टा का 1.5। तो 6 में से 2.5 रुपए ये और ये 4 रुपए खत्म हो गए, 2 रुपए बचा। जी। और इस वाले में क्या होगा, 9 रुपए वाले में भी 4 रुपए पूरे लेस हो जाएंगे, 5 रुपए बचेगा। तो जरा ध्यान से समझिए कि जो अगर हम, एक बंदे ने अगस्त वाला बाय कर रखा था तो बायर को फायदा है लेकिन सेलर को नुकसान है। तो जब बेचने की बारी आएगी, अगर आप पास वाला बेचते हो तो आपको थीटा डिके तो इसमें भी इतना ही मिल रहा है, इसमें भी इतना ही मिल रहा है, इसमें भी थीटा, थीटा मतलब टी, थीटा डिके तो आपको तीनों में सेम मिल रहा है। लेकिन डेल्टा, डेल्टा आपको इसमें कम मिलता है, इसमें ज्यादा मिलता है और इसमें बहुत ज्यादा मिलता है। इसका आंसर मैं यहां से बताता हूं। मान लो ये 80 रुपये हो गया, मान लो ये 80 रुपये हो गया, 80। चलो जी 80 पूछाते हैं पहले। चलो अब जरा बताइए, ये 80 रुपये हो जाएगा तो क्या होगा। 100 से 80 पे आ गया रेट, बताओ। 80 पे आने पे हमें ये तो पता लग गया सर, ये 3 रुपए तो पूरे ही खत्म हो जाएंगे। ये मान लो 20 पैसे का बच जाएगा ये। तो यहाँ पर कितने का फायदा हुआ सेलर को, 2 रुपये 80 पैसे का, क्योंकि अभी 15 दिन बचे हैं, जीरो तो होने से रहा, 10-20 पैसे का तो बच ही जाएगा। तो 2 रुपये 80 पैसे पूरे खा जाएगा। सबको समझ में आ गई ये वाली बात। अरे भैया 100 रुपए से सही। टूट के 80 रुपये आ गया। नेगेटिव में होना चाहिए था हम्म। इसका रेट, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। 10-20 पैसे का ऑप्शन बच जाएगा इसे, और ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाएगा। 80 रुपए की चीज है, तुम 100 रुपए की कॉल की बात कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। इसमें वॉल्यूम भी नहीं अच्छा, बची। ए, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आ गया। हाँ, ये जीरो कौन से ऑप्शन होते हैं, कॉल कॉल वाले होते हैं कि पुट वाले होते हैं? सारे जीरो जाते हैं जो आउट ऑफ द मनी के जितने भी जीरो नहीं होते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। एक में मैंने देखा है कहीं पे वैल्यू जो है 0.05 पैसे पे आके रुक जाती है। वो 5 पैसे पे बायर खड़ा रहता है, वो कहता है यार जीरो करने से अच्छा है मेरे को तो दे दे, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। क्योंकि अगर वो एक्सपायरी पे करेगा तो टैक्सेस वगैरह लगते हैं 5 पैसे के। तो वो कहता है 5 पैसे के टैक्सेस भी तो लगेंगे, ले तू 5 पैसे मुझे दे दे, है तो वैल्यू उसकी जीरो। लेकिन वो 5 पैसे मिनिमम प्राइस होता है, उससे कम पे खरीद सकते हो। कहता है मैं खरीदने को तैयार हूँ, मैंने बेच हाँ, रखा है, तो मेरी मतलब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर वही हो जाएगा। वही जो है दूसरी जगह पे मैंने देखा है कि कोई चीज जीरो हो जाती है। हाँ मतलब ऐसा होता है कि जहां के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बंदों ने खरीद रखे हैं, बाय कर रखे हैं, सेल कर रखे हैं, सॉरी, वो हाँ। कहते हैं यार हमने इतना ज्यादा सेल कर रखा है, इसमें से बाहर निकलूंगा तो मेरा मार्जिन छूटेगा ना। भाई अगर मैं आज ही हम्म। बाहर निकल गया, एक कॉल बेचने पे 1 लाख रुपए लगते हैं, वो कह रहा है यार जीरो तो हो ही गई है, चल 5 पैसे पे दे यार मुझे, मेरा मार्जिन छूटेगा, मैं कुछ और करूंगा। तो वो बंदे खड़े हो जाते हैं हम्म। 5 पैसे पे, उन्हें ट्रेड नहीं मिलता 5 पैसे पे भी, लेकिन वो 5 पैसे पे खड़े होते हैं, हम्म। इसलिए वहां पर 5 पैसे का रेट दिख जाता है। और जिस कॉल में कोई खड़ा नहीं होता वहां पर जीरो दिखता है वो दोनों जीरो ही। चलिए ये हम्म। बताइए सितंबर वाले में 80 रुपये होने पे क्या होगा, ये भी घट के जीरो हो जाएगा। और ये जो आपका 6 रुपए का था ये भी लगभग 20 पैसे 10 पैसे का ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 5 रुपये 80 पैसे का लॉस हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन जो अक्टूबर वाला था, 20 रुपए घटने पे कम से कम 10 रुपए घटना बनता है, लेकिन ये तो 9 रुपए का है, तो ये भी घट के 20 पैसे रह जाएगा। यहाँ पर 7 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हो गया 15 ही दिन के अंदर।
15 दिन के अंदर अगस्त वाले में आपको 2 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हुआ सेल कर सेलर को। 15 दिन के अंदर अगर आपने सितंबर वाला बेच रखा था तो 5 रुपये 80 पैसे का हुआ, और अक्टूबर वाले में 7 रुपये 80 पैसे का। जरा ध्यान समझो, 15 दिन में तीनों केस में आपको थीटा तो मिला है 1.5 रुपया, तीनों केसेस में थीटा डिके तो 1.5 रुपया हुआ है, लेकिन डेल्टा डिके तीनों जगह पर अलग अलग हो रहा है। यानी कि जब सेल करते हैं तो दूर का करना चाहिए, डेल्टा डिके का फायदा मिलता है। जब प्रीमियम होगा तभी तो डिके होगा, तभी तो डेल्टा का फायदा मिलेगा। नहीं, एक मिनट, यहाँ हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे लग बताइए रहा है कि जो बताइए। सितंबर वाला है उसका डेल्टा ये अगस्त वाले के डेल्टा से अलग होगा, तो यहाँ पे रेट उतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितनी तेजी से अगस्त में गिरा है। और सितंबर में रेट जो है ये जो बी वाला है इससे भी धीरे गिरेगा। इसी वजह से क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, ये 20 पैसे नहीं होगी सितंबर में, और अक्टूबर में भी इससे वैल्यू कुछ ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि अभी अगले महीने की एक्सपायरी आनी तो बाकी है ना। लेकिन अगर डीप आउट ऑफ द मनी हो गया होगा ना, 80 रुपये रेट आ गया होगा, तो 20 पैसे ही हाँ मिलेगी वैल्यू। जो वैल्यू मैंने बताई है बिल्कुल करेक्ट है। अब बता देता हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन का हाँ आंसर है सर इतना ज्यादा डिके नहीं होगा, दूर की है, धीरे धीरे कम होगी। आपने हमेशा बाइंग हाँ। की है ना, सेलिंग नहीं की ना। ना, सेलिंग नहीं कर रखी मैंने हाँ, इसीलिए कभी। आपका आंसर ही है। अब जरा ध्यान समझो, आप करते हो बाई जब 3 रुपए पे बाई करते हो और वो 30 पैसे गिर जाता है, कहते हो यार बड़ा तेज डीके हो रहा। लेकिन जब 6 रुपए पे बाइंग करी और वो 30 पैसे गिरे, कहते हो ये तो आराम आराम से डीके हो रहा, मेरा डीके ही नहीं हो रहा। और अगर 9 रुपए पे खरीदा और वो 30 पैसे डीके हो जाए तो आप कहते हो ये तो डीके हो ही नहीं रहा। आप देखते हो परसेंटेज में, और मैं कह रहा हूँ रुपीज टर्म में। अगर वो 1 रुपया गिरेगा, तीनों जगह डेटा हम्म। 0.5 ही है, मतलब ये 3 रुपए वाला भी 50 पैसे गिर जाएगा, 6 रुपए वाला भी 50 पैसे ही गिरेगा, और 9 रुपए वाला भी 50 पैसे ही गिरेगा। लेकिन जब नौ हाँ रुपए तो में मैं बोल 50, तो रहा हूँ, कि इसमें जो हम डेल्टा की कैलकुलेशन ले रहे हैं वो कुछ अलग होगी ना। सेम 1.5 रुपया रहेगी। थीटा की वजह से गिरेगा, मैं मान गया अब आपकी बात। हाँ, और मैं डेल्टा मान भी, ली मैंने बात। इतना ही रहेगा, पर तीनों जगह सेम गिरेगा। नहीं, वो एक्सपायरी इतनी दूर की होने की वजह से डेल्टा इसका अलग नहीं होगा। नहीं, अरे, अच्छा। आईवी आईवी अलग होगी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अलग होगी। हाँ डेल्टा हाँ। और थीटा सेम रहेगा। वो अच्छा। जो माइनर सा डिफरेंस आ जाता है ना, 1-2% का, 5% का हाँ, मैक्सिमम, वो आईवी की वजह से, वाईवी की क्योंकि वजह ये से। 3 महीने तक होल्ड करनी है अभी। जी जी तो जी। उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 3 महीने में, कोई न्यूज आ रही होगी भाई, रिजल्ट भी आ सकते हैं 3 महीने में। 3 महीने में बैंक से रिलेटेड, मान लो बैंकिंग शेयर है, बैंक से रिलेटेड फेड की मीटिंग भी हो सकती है, आरबीआई की पॉलिसी भी हो सकती है। तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हो हम्म सकती है, 3 महीने के अंदर कोई न्यूज है तो उस वजह से उसका रेट थोड़े से कम गिरे, क्योंकि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आ गई। तो हम्म। वो जो डिफरेंस आएगा वो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से आएगा, डेल्टा और थीटा की वजह से नहीं आएगा। ठीक ठीक और ठीक ठीक। दूसरा डिफरेंस आ सकता है वॉल्यूम की वजह से। 3 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम ही नहीं है, रेट गिरना चाहिए था लेकिन सेलर कह रहा है यार मुझे तो निकलना है इसमें से, वॉल्यूम नहीं है। रेट गिरना चाहिए था, वो गिरा ही नहीं, कह रहा भैया मैं महंगे पे खरीद दूंगा, लाओ दो। समझ रहे, वॉल्यूम की वजह से डिफरेंस आ सकता है वो। अच्छा। अपने कंसेप्ट ठीक करो। देखो, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं अभी बतानी बाकी हैं। जैसे अब मैंने बताया हम्म। थीटा और डेल्टा तो सेम रहता है, लेकिन वो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी और वॉल्यूम की वजह से डिफरेंस आता है, जो आपने नोट किया। ठीक है। और हम्म। एक डिफरेंस ये आता है, आप कहते हो 9 रुपए का लिया था, 50 पैसे ही गिरा, मेरा यहां पर तो सिर्फ 10% का लॉस आया या 5% का लॉस आया। लेकिन जब यहां पर देखा आपने तो 20% पैसा खत्म हो गया आपका। तो आपको लगता है पास वाला तेज तेज गिर रहा है और दूर वाला धीरे धीरे। लेकिन अगर आप उसे रुपीज टर्म में देखोगे तो सेम गिरता है बिल्कुल। ठीक ठीक है है। ठीक है। हाँ, अब आ वो जाता, देख देख लेगा ना, ऐसे हाँ, पता नहीं है तो जाहिर सी बात है, कुछ अब नहीं कर समझ में आ सकते। गई है वाली बात। हम्म। किस किस को समझ में नहीं आई। और ये बात सबको समझ में आ गई कि जब बेचना हो तो दूर का बेचना है, और जब खरीदना हो तो पास का खरीदना है। अच्छा, आप लोग ना बड़े उदासीन हो, पास उदासी, हाँ मतलब बोलिए एटीएम। बोलिए 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 बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि पास मतलब एटीएम। नहीं नहीं, पास मतलब एट द एक्सपायरी पास। जो सबसे पास की एक्सपायरी, अगस्त सबसे पास है तो अगस्त का खरीदोगे ना। वीकली एक्सपायरी खरीद सको तो वीकली, जब खरीदने की बात हो तो पास का खरीदना है, जब बेचने की बात हो तो दूर का बेचना है। लेकिन सर, ये चीज मैंने देखी हुई है, जब मैं शुरू शुरू में ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को देखता था, तो मैंने चेक किया कि यार, ये मैंने कहा ये नियर नियर फ्यूचर, फार फ्यूचर ऐसा होता है ना इसमें। तो हाँ, वो फार फ्यूचर वाले जब मैं ऑप्शन के प्रीमियम चेक करता था, उसमें प्रीमियम जो है मेरे को तीन तीन साढ़े साढ़े तीन तीन हजार रुपये दिखते थे। चलो तो इसका मैंने पहले कहा यार, ये अश्वनी, इतना।
अश्विनी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो बताओ, फिर मैं नीरज जी की चीज को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा। बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बोला ना कि अगर बाय करना है तो वीकली का बाय कर लो। लेकिन हाँ सर कई जगह मतलब जैसे मैंने देखा भी है, मतलब कुछ वीडियो में भी देखा है कि बोला जाता है कि अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो आप ना, अगर स्पेशली अगर इंडेक्स की बात करो तो आप मंथली बाइंग में जाओ। जो बोल रहा है क्या ना, ऐसा है? जो बोल रहा है वो बेवकूफ है। चलो मैं बताता हूँ वो क्या कह अच्छा। रहा है। असल में उसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, थीटा डीके और डेल्टा पेल्टा पता ही नहीं है। उसे तो ये पता है कि जब भी मैंने वीकली खरीदा मेरे जीरो हो गए, मंथली में मैं बच गया, क्योंकि मंथली में 30 दिन का टाइम हुआ ना, एक दिन भी स्पाइक हुआ वो निकल गया बाहर और उसे प्रॉफिट हो गया। इसलिए उसने ऐसा कह दिया, लेकिन है बेवकूफी। देखो बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए वीकली ऑप्शन खरीद रहे हैं, जरा ध्यान समझना, ये बात कल को नोट करना खोल के। अगर आप वीकली ऑप्शन खरीद रहे हैं एट द मनी का, एट द मनी मान लीजिए इस टाइम 19,000 चल रही है, और 19,000 का वीकली ऑप्शन मान लीजिए चल रहा है 200 रुपए का। और अगर आप वही, ये तो चल रहा है मान लीजिए 19,000 का 7 तारीख, 7 अगस्त का, और 14 अगस्त का अगर आप देखेंगे वो 400 का चल रहा होगा, 21 अगस्त का आप देखेंगे वो 600 का चल रहा होगा, और 28 अगस्त का आप देखेंगे तो वो 800 का चल रहा होगा। अब वो क्या कहेगा कि भैया 400 वाला खरीदो या 800 वाला खरीदो, क्यों खरीदूं? मैं पहले 200 वाला खरीदूंगा, मेरा ये जीरो हो जाएगा, तब तक ये 400 वाला घट के कितना रह जाएगा, 200। मैं 200 को दोबारा खरीद लूंगा। फिर मेरा ये भी जीरो हो जाएगा तो मेरा 600 वाला घट के 200 रह जाएगा। फिर मैं ये वाला 200 भी खरीद लूंगा, और फिर जब ये भी घट के जीरो हो जाएगा तो मैं ये वाला भी 200 खरीदूं। मैं शुरू में 800 का क्यों खरीदूं? जब मैं 200 200 करके 4 बार खरीद सकता हूं, तो मैं 800 एक बारी में क्यों लगाऊं? पहली बात, चाहे मेरे सारे जीरो हो जाएंगे, मैं तो 800 ही जाएंगे मेरी जेब से। और अगर तेरे कहने पे मैंने पहले 800 वाला खरीद लिया तो वो तो एक हफ्ते में जीरो हो जाएंगे, क्या पता। मार, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 100 वाला ऑप्शन 80 होने पे दूर के ऑप्शन में सेलर को फायदा होता है, बायर को नुकसान होता है। तो ऐसे ही इस वाले केस में भी महंगा खरीदने में आपको नुकसान रहेगा। अगर आपको ये चारों हफ्ते ट्रेड करना ही है, 200 200 करके 4 बार कर लेना। आप कल को अपनी ऑप्शन चेन खोल लेना, जो करंट वाली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, क्योंकि मंडे है, तो जितने रुपए की निफ्टी मंडे की चल रही होगी, मंडे को डेट क्या है? मंडे को डेट है 14 अगस्त। चलो अब 14 अगस्त पे आ जाओ। ये 14 अगस्त पे जो रेट चल रहा होगा ना निफ्टी का, 200 रुपए, 21 अगस्त पे 400 रुपए। अगर ये 200 है तो ये 400 मिलेगा, और ये 600 मिलेगा। बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही होगी निफ्टी की रेट। यानी कि अगर आप 600 वाली खरीद रहे हो, इससे अच्छा तुम 200 करके 3 बार खरीद लेना। तो जो बंदा ये कह रहा है कि 600 वाली खरीदनी चाहिए, वो बेवकूफ है। 600 वाली बेचनी चाहिए। अगर आप बेच रहे हो तो मंथली बेचनी चाहिए, 2 महीने बाद की बेचनी चाहिए। लेकिन अगर खरीद रहे हो तो हमेशा पास वाला ही खरीदना चाहिए। हाँ, एक्सपायरी के दिन की अगर मैं बात करूं, जब एक दिन रह जाता है, तो एक दिन में अगर प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, मान लो एक दिन का प्रीमियम 100 रुपए आ रहा है या 50 रुपए आ रहा है। अब मुझे बताओ, एक हफ्ते का प्रीमियम तो 200 रुपए, एक हफ्ते का प्रीमियम 200 रुपए, और एक दिन का 50, तो मैं 50 क्यों दूंगा? मुझे पता है आज में डिके हो जाएंगे। एक्सपायरी के दिन मैं कहूंगा कि आज का मत खरीदो, नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीद लो। क्यों? एक दिन के 50 जा रहे हैं, और आज का एक दिन मिला के और 7 अगले दिन, 8 दिन मिला के आपके जा रहे हैं मान लो 250। 250 देने में फायदा है ना। इसमें आपका डिके होगा लगभग 6 से भी डिवाइड कर लो, 40 रुपए का। यहाँ पर डिके है 50 रुपए का। तो अगर आपको ऑप्शन लॉन्ग टर्म रखना है तो ये लेने में फायदा है। और अगर आपको ऑप्शन आज इंट्राडे का करना है तो फिर 50 दे दो, 10 रुपए तो ज्यादा है, कोई बात नहीं। डेल्टा भी तो कम हो रहा है, डेल्टा भी तो फिर 10 ही रुपए जाएगा एक्स्ट्रा। अब बताइए अश्विनी जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर। हाँ, तो 800 रुपए कहने वाला मतलब कि फ्यूचर का, लॉन्ग फ्यूचर का खरीदने को कहने वाला बेवकूफ है। उसे पता नहीं डेल्टा का कैलकुलेशन, थीटा का कैलकुलेशन, उसे पता नहीं है। आप लोगों को पता चल गई। अब मुझे नीरज ने कहा कि भैया वीकली वाला मैं बाय करूंगा और मंथली वाला मैं सेल करूंगा। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी? इसके पीछे स्ट्रेटेजी ये थी सर, कि दोनों में डीके सेम होगा। सर अगर 200 रुपए इसमें डीके होगा तो 200 रुपए इसमें भी डीके हो जाएगा, मुझे लॉस तो होगा ही नहीं। चलो मैं मान लेता हूं कि सर इधर 200 डीके होगा, इधर 180 डीके होगा, तो भी 20 रुपए का लॉस मैं सह लूंगा। नीरज जी समझ में आ गई मेरी बात? वॉलेटिलिटी की वजह से मैं मानकर चल रहा हूँ 10 20 रुपए डीके कम हो जाएगा। भाई इधर 200 हो रहा होगा, इधर एक बिल्कुल। सौ अस्सी हो जाएगा। 20 रुपए का रिस्क तो आप सह हम्म। लोगे। लेकिन मान लो कभी अगर ऐसा हो गया कि मार्केट जो है सीधे ही 1,000 पॉइंट भाग गई, मार्केट सीधे ही, सॉरी, हम्म। 1,000 पॉइंट गिर गई। अगर 1,000 पॉइंट गिरेगी हम्म। तो सर ये तो जीरो हो जाएगा, हम्म। और ये 800 वाला भी तो जीरो के आसपास आ जाएगा, 200 रुपए के आसपास आ जाएगा डायरेक्ट। हम्म। तो सर यहां तो मुझे 200 का लॉस होएगा, लेकिन यहां पर 600 का प्रॉफिट होगा। हम्म। लेकिन अगर मार्केट अब ये तो, एकदम से 1,000 पॉइंट ऊपर गई। उसका आंसर पे आता हूं, तो यहां पर नेट प्रॉफिट मेरा हो गया 400। अगर मान लो हम्म। 1,000 पॉइंट ऊपर चली गई
तो सर ये 200 वाली 1200 हो जाएगी, यहां पर मुझे 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा या 500 का प्रॉफिट हो जाएगा डेल्टा के हिसाब से, और उतने का ही यहां पर लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को ये समझ में आया है कि ऊपर जाने के केस में मुझे लॉस नहीं होगा, लेकिन नीचे जाने के केस में प्रॉफिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। और इसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये ब्लास्ट स्ट्रेटेजी की तरह काम करती है, लेकिन ब्लास्ट स्ट्रेटेजी में हमारे पास टाइम होता है पास का, 1 दिन का। इसमें ब्लास्ट में क्या होता है कि पूरे महीने में कभी भी ब्लास्ट हो जाए, इस स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो जो ब्लास्ट होना चाहिए वो आपकी तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ मतलब जिधर आप बैठे थे, मतलब गिरने का होना चाहिए ब्लास्ट। इस हाँ, ब्लास्ट में जो दोनों, जो आपने प्लानिंग, हाँ जो हाँ आपने प्लानिंग की हुई है। हाँ, मतलब आपकी जो बाय वाली आइटम है ना वो जीरो होनी चाहिए, जो बाय वाली आइटम है हम्म। वो जीरो होनी चाहिए, और सेल वाली आइटम है वो जीरो होने से आपको प्रॉफिट होगा। और अगर उल्टा हो गया तो आपको लॉस नहीं होगा। चलो इस जो उल्टा हो गया वाले को जरा करके देखते हैं। सर आपने एड द मनी 19,000 चल रही थी, अब 20,000 हो गई। चलो 19,000 की कॉल का रेट 200 और 800 था, वीकली और मंथली का। एक वीक के अंदर अंदर वीक खत्म हो गया और ये 20,000 हो गई निफ्टी। तो चलो क्या हुआ होगा, ये 19,000 वाली कॉल जो 200 में खरीदी थी, ये 1,000 रुपए की हो गई होगी पूरी, थीटा डिके हो गया होगा 200 रुपए पूरा, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम्म। 1,000 होगी, इसमें हमें 800 रुपए का हो गया प्रॉफिट। हो गया। हम्म। इस वाली का डेल्टा 0.5 चल रहा होगा, 19,000 से 20,000 होने पे इसका डेल्टा बदल के 0.9 0.8 के आसपास आ गया होगा। और 1,000 पॉइंट बढ़ने की वजह से, 800 तो रुपए इसका पहले से ही रेट था, 1,000 पॉइंट बढ़ने की वजह से 1,000 इंटू 0.9, तो इसमें डेल्टा बढ़ जाएगा और थीटा डिके हो जाएगा कम से कम 200 रुपए, क्योंकि मैंने बताया था जब 200 रुपए इसमें थीटा डिके हो 200 इसमें भी होगा, तो थीटा डिके 200 हो जाएगा, मतलब 800 प्लस 900 माइनस 200, इसका रेट क्या हो जाएगा, 9 8 17 माइनस 2 1500। हमने कितने की बेची थी, ये 800 की, इसमें लॉस कितना हुआ, 700 का। तो ओवरऑल हम कितने प्रॉफिट में अब भी हम 100 रुपए के 100 रुपये। प्रॉफिट में हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड में अगर आपकी मार्केट भाग गई तब भी आप प्रॉफिट में, और गिर गई तो मजेदार प्रॉफिट में। बस इसमें लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं, लॉस होने के चांसेस होते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का बढ़ना। अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो भैया ये तो जीरो हो गया प्रीमियम, लेकिन ये जीरो के पास होते होते इसके प्रीमियम के रेट बढ़ जाएंगे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से। यानी कि कैलेंडर स्प्रेड हमें तब लगाना चाहिए जब विक्स जो है बड़ा लो। हुआ हो, पहले से 15 के आसपास हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो। अभी जो विक्स चल रहा है अच्छा वो अच्छा, 10 से बड़े 12 के, बड़ा हुआ होगा तब लगाए, हाँ बड़ा बढ़ा हुआ हुआ होगा होगा, तब बड़े लगाएगा वैसे तो गिर हायर जाएगा, प्रीमियम बेच के। हायर प्रीमियम पे बेचेंगे हम्म। ना हम पहले से ही, तो वॉलेटिलिटी पहले ही ज्यादा है। हाँ। अगर वॉलेटिलिटी पहले ही ज्यादा है तो और बढ़ने के चांसेस कम है। बढ़ तो अब भी सकता है, 15 से हम्म। 22 भी हो सकती है, विक्स 24 तक चला जाता है। अमेरिका विक्स का कहाँ विक्स, देखते हैं? विक्स साइट पे मिल जाता है, एंजल की उस पे चले जाओ, ऊपर जैसे शेयर लगाते हैं वैसे इंडिया विक्स लिख दो, उसके अंदर आ जाता है। विक्स भी एक अच्छा शेयर की अच्छा तरह लग अच्छा। जाता है, ठीक है। तो विक्स की वैल्यू अगर 15 के आसपास है तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी लगाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट मिले ना मिले लॉस नहीं होगा। छोटा मोटा लॉस हो सकता है भाई, हम्म। 5 रुपए का आपने स्प्रेड का लॉस हो, भाई आपने खरीदते समय 5 रुपए ज्यादा दिए, बेचते समय 5 रुपए कम दिए, वो लॉस हो सकता है। ब्रोकरेज का लॉस हो सकता है, इसके अलावा कोई लॉस नहीं होने का इसके अंदर। विक्स अगर बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं, पड़े रहने दो साले को, 1 महीना पड़ा, कभी तो विक्स कम होगा, उस दिन बेच देंगे, कोई आज ही बेचना जरूरी है। मार्जिन कितना लगेगा इसमें, एक बॉय करने मार्जिन में, एक 50 सेल करने 40 में? 40 50 हजार में, बहुत कम मार्जिन, 40,000 में। अच्छा। हाँ बहुत कम मार्जिन लगता है 40,000 में, पूरी तो पोजीशन हैज है, इसमें रिस्की कुछ नहीं है। आठ ठीक सौ है, रुपये वाली सेल करेंगे तो? क्या बोलते हैं इसे, कैलेंडर। पहले हाँ पहले बाय करेंगे फिर बाद में सेल करेंगे। हाँ कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं इसे। आधा मार्जिन लगता है इसमें, 40,000 के आसपास। चलो अगर इसमें लॉस होने का सिर्फ एक ही चांस है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, कोई न्यूज आएगी तो उस टाइम पर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, न्यूज खत्म होती है वॉलेटिलिटी फिर कम हो जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई, घबराना नहीं है। ठीक। अब तिवारी जी इसे पेपर ट्रेड कर लेना कल कोई, 2 मिनट 4 मिनट बचे हैं, तिवारी जी इसे पेपर ट्रेड कर लेना कल कोई, जी सर। फिर हमें बताना। जी सर, लेकिन आपके इस वाले ट्रेड में सर एक कंफ्यूजन बना हुआ है मुझे। हाँ जी क्या कह रहे, आपके इस वाले स्ट्रेटजी में एक कंफ्यूजन बना हुआ है। बोलिए बोलिए बोलिए। पहले बाई करके फिर हम सेल करते हैं ताकि जो है हमारा प्रीमियम कम लगे। हाँ तो बाई वाला अगर एक्सपायरी पे एक्सपायर हो गया तब तो सेल वाले का प्रीमियम फिर बहुत ज्यादा अपने आप मांगने लगेगा। हाँ, तो फिर एक और बाय कर लोगे ना अगले हफ्ते की भी। स्ट्रेटेजी तो बार बार बनानी है, वरना पूरी एग्जिट कर लो, आपको तो प्रॉफिट हो रहा होगा तब तक। मैंने एक हफ्ते बाद ही तो बताया है प्रॉफिट, एक हफ्ते बाद ही तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको, मैंने पूरे 1 महीने बाद थोड़ी बताया। जब इसका एक हफ्ता खत्म होगा वीकली वाली का, तब आप दोनों में से एग्जिट कर जाओगे और आप प्रॉफिट में होगे उस टाइम।
तो बाई वाला एक्सपायर होने वाला रहेगा तो हमें एग्जिट कर जाना है दोनों से, या तो फिर एक दोनों में दूसरा से, बाई कर लेना है। या तो दोनों में से एग्जिट कर जाओ, या फिर अगले हफ्ते की एक और बाय कर लो, वो तो सेल तो ही रखी है मंथली। हम्म। ठीक है ना। और इसका उल्टा नहीं बना सकते कि नजदीक वाले का सेल कर दे, दूर वाले का बाई किए रहे, अभी तो समझाया। सेल वाला जीरो हो जाएगा, अभी बाई वाले का थोड़ा सा कम हुआ रहे। थोड़ा सा कम नहीं होगा, सेम कम होगा, बिल्कुल यही तो समझाया आज की पूरी क्लास में। खरीदने जी। हमेशा पास की है, बेचनी हमेशा दूर की है। आंख बंद करके इस रूल को रट्टा मार लो, और किसी वीडियो में जो मर्जी कोई कुछ बोलता रहे, तुम्हारा दिमाग कुछ भी कहे, उसे मानना नहीं है। खरीदनी हमेशा पास की है, और कम से कम प्रीमियम की खरीदनी है एट द मनी। और बेचनी हमेशा दूर की है, वो एट द मनी भी बेच सकते हो, इन द मनी भी बेच सकते हो, आउट ऑफ द मनी नहीं बेचनी। आउट ऑफ द मनी बहुत कोशिश करनी है कम बेचनी, वो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कौन सी बेचनी है। वो मैं जब स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा। कैलेंडर स्प्रेड मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी और सिखा दिया आज, और ये स्ट्रेटेजी मेरी बुक में पहले से थी, मैं वैसे भी सिखाने वाला था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही निमट गई। ज्यादातर स्ट्रेटेजी ना मैं पहले ही निपटा दूंगा, जब स्ट्रेटेजी का लेसन आएगा मैं कहूंगा सब वो रखी है पहले से, तो वो वाला लेसन तो पहले ही खत्म हो जाएगा ऐसे ही। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी पढ़ाए आपको मजा नहीं आता ना क्लास में। सिर्फ 2 मिनट रह गए, और कोई प्रॉब्लम? ऐसा ऐसा कर लेंगे यार, ये क्या बोलते हैं, डायरेक्टली अगर हम, जैसे मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन में बस यही तो है, पैसा कम लगता है। हम्म। और हम डायरेक्टली अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी का फ्यूचर ही खरीद के उसको, एक्चुअली उसमें मूवमेंट तेज आती है बैंक निफ्टी में ना, 100-150 पॉइंट की आपका मूवमेंट तो क्वेश्चन ऐसी दिख जाती आपका है। क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो सर निफ्टी खरीदी या बैंक निफ्टी, मैं निफ्टी से बताऊं बैंक निफ्टी से बताऊं? बैंक निफ्टी से बताओ। बैंक निफ्टी खरीदी, क्या रेट चल रहा है अभी? 44,800 के आसपास। 44,500 ले लिया मैंने, 44,500 की बैंक निफ्टी बाय करी सर मैंने लॉट, और मैंने चवालीस हम्म। पांच सौ का 3 महीने बाद की कॉल भेज दी। वो मुझे ना ना, 1500 कुछ नहीं रुपए की करा मिल हमने, जाएगी। हेज करा, हेज करना ही नहीं है, मान लो अच्छा, क्या करना कि है बताओ। डायरेक्टली जो जो कमाना है हमने सीधा फ्यूचर से ही कमाना है। हाँ, क्या करना है बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये ऑप्शन के चक्कर में ना पड़े हैं, 44,500 डायरेक्टली का फ्यूचर फ्यूचर खरीद खरीद। लिया, हाँ। और वो 42,000 तो आ गया, आपको लॉस हो गया। कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, 42,000 पे खरीद के रखो, किसी ना किसी दिन तो 45 भी जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें मूवमेंट एक्चुअली क्या है ना, डेली आती है, 100-150 पॉइंट की ऊपर नीचे की मूवमेंट डेली आती है, अरे तो एक डे स्ट्रेटेजी, लोज बनता है। स्ट्रेटेजी क्या बनी? आपने 44,500 स्ट्रैटेजी फ्यूचर खरीद लिया बस, नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें क्या बना? नहीं, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बनेगी इसमें, मतलब मेरा कहने का है प्राइस एक्शन के बेस पे इसी में कमा ले अगर 1-2% डेली। भैया अगर खाली फ्यूचर खरीद के, शेयर खरीद के आपको पहले से पता होता तो सब यही कर लेते। स्ट्रेटेजी इसीलिए बनी गई है कि अगर चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उसे स्ट्रेटेजी अच्छा। बोलते हैं। ये तो सिंपल बात है, तो कोई सा भी शेयर खरीद के बैठ जाओ, नीचे ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन कर लो। इसमें तो फिर मेरी जरूरत नहीं है ना, फिर तो चार्ट देखो और कर लो। टेक्निकल सिखाने वाले 100 बंदे हैं, क्लास खत्म होने वाली है, 20 सेकंड बचे हैं। और कोई प्रॉब्लम? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, 20 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है, अब अगली क्लास में बात चलिए करेंगे। चलिए चलिए, क्वेश्चंस लिख लीजिएगा अपने, कोई भूलना मत अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट सैटरडे हम क्लास लेंगे, जिसकी फीस पेंडिंग है फीस दे दीजिए, 1-2 बंदे ही बचे हैं बस फीस वाले। थैंक यू वेरी मच।